किसी कैंसर का कोई अर्ली सिम्टम नहीं है कि भी बहुत जल्दी कोई कैंसर पकड़ में आ जाए। जो सबसे ज्यादा बढ़ रही है वो है कैंसर। ये इतना बढ़ने का रीजन क्यों है डॉक्टर साहब? 30% 40% की जो ग्रोथ आई है ना, वो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से आई है। अब लाइफस्टाइल में आपकी डाइट भी आती है, आपकी लैक ऑफ एक्सरसाइज भी आती है, कि एक्सरसाइज नहीं करते। नेपाल में स्मोकिंग बहुत है, तो नेपाल में माउथ से ज्यादा गले का कैंसर बहुत है। चबाने वाले कम है, पीने वाले बहुत है। और हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा लैकिंग सिस्टम है वो यही है, सपोर्ट सिस्टम। लोग कैंसर डिटेक्ट होते साथ छोड़ देते हैं। लोग कैंसर को बहुत बार छुआछूत की बीमारी भी मान लेते हैं कि इनके घर गए, इनसे बात की तो हमारे घर में ही कैंसर आ जाएगा। दिस इज फैक्ट। और ये नहीं है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू एजुकेशन। ये मैं एजुकेटेड लोगों का भी हाल बता रहा हूँ। कोई एआई फंक्शंस है, अपने सिटी स्कैन या एक्सरे को क्लिक करो, एआई को दे दो और फिर बोलो कि मुझे प्लीज क्या हो सकता है। मान लो मैंने आप डाला कि मेरे एक्सरे कराया, मैंने एक्सरे डाल दिया और एक्सरे को स्पॉट आ गया, तो आपको एआई सब कुछ बता देगा, टीबी भी, कैंसर भी, इन्फेक्शन भी, ये भी। और आपका दिमाग पता कहाँ जाएगा? कैंसर पे। 1% रिस्क भी कैंसर का लिखा तो आप 1% पे ही अटकोगे। एंड फिर जो आपको नींद नहीं आएगी। ब्लीडिंग ऐसा नहीं कि कैंसर की वजह से ही हो रही होगी, बट इट मे बी कैंसर। गो एंड चेक। टट्टी के रास्ते, पेशाब के रास्ते, बच्चे जाने के रास्ते अगर ब्लीडिंग हो रही है तो जल्दी पकड़ लो। जो इंटरनल ऑर्गन है, मतलब लीवर है, कोई चीज बाहर ही नहीं आ सकती। गोल ब्लैडर है, लंग्स है, पेनक्रियाज है, ये सबसे खराब कैंसर्स में आते सारे। तो इनको कैसे पकड़ना है? हमारी एक नई गवर्नमेंट आई है अभी नेपाल में, यंग गवर्नमेंट आई है। तो माई मैसेज कि अगर आप हेल्थ पे फोकस करते हो तो आपको सबसे पहले अपने एक देश में स्क्रीनिंग और कैंसर्स पे अगर फोकस करोगे तो आपका इकोनॉमिक बर्डन कम होगा और पेशेंट का ट्रीटमेंट इजी भी होगा, क्योर रेट भी बढ़ेंगे एंड आपको सक्सेसफुल ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं ना, वो भी होगा। डाक्टर साहब नेपाल, स्वास्थ्य पहुँच समयमा सबैमा। नमस्ते दर्शकबिनहरू, केही समय भयो तपाईहरुसँग भेटेका थिएँ, तर आज यो एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयमा कुरा गर्न हामीसँग भारतबाट उडेर आउनुभएको छ हाम्रो डाक्टर साहब। र जुन यो भय र त्रासले भरिएको बिमारी छ जसलाई हामी क्यान्सर भन्छौँ, यसको बारेमा झन् गहनमा उहाँले हामीलाई बुझाउनु हुनेछ आज। डाक्टर साहब मणिपाल कम्प्रिहेन्सिभ क्यान्सर सेल र अन्को रोबोटिक सर्जरीको चेयरम्यान हुनुहुन्छ मणिपाल हस्पिटल नर्थ वेस्ट क्लस्टरबाट। र उहाँले 4000 भन्दा बढी सर्जरी गरिसक्नु भएको छ र साथै प्याथोलोजीमा गोल्ड मेडलिस्ट हुनुहुन्छ। दर्शकबिनहरू, म आज तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, डाक्टर साहबको सहजताको लागि र तपाईहरुलाई पनि राम्ररी बुझ्नुहोस् भनेर आजको कुराकानी हामी हिन्दीमा गर्नेछौँ विशेष गरी, र तपाईहरु धेरै कुरा आज बुझ्ने हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। यो भन्दै मैले स्वागत गरेँ। वेलकम डॉक्टर साहब। थैंक यू सर, थैंक यू विज्ञान, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, हम बहुत बहुत खुश हैं कि आप इतना महत्वपूर्ण अपना समय निकाल के आज हमारे ये स्टूडियो में आ गए हैं। और जितने भी हमारे प्रश्न हैं जो हमें हमारे श्रोता देते आए हैं, उनको आप आज अच्छी तरह से संबोधित कर देंगे, इसी का आशा। प्लीज, पक्का करेंगे। डॉक्टर सुरेंद्र साहब, आपसे पूछना चाहूँगा कि कुछ साल आगे, लेट्स से लगभग सन 1960-70, ये कैंसर इतना बड़ा नहीं सुना जाता था, लेकिन आज जो आपने भी बताया कि सबसे ज़्यादा जिसमें प्रॉब्लम आ रही है और जो सबसे ज़्यादा बढ़ रही है वो है कैंसर। ये इतना बढ़ने का रीज़न क्यों है डॉक्टर साहब? देखो, मल्टीपल रीजंस है, एक सिंगल रीजन कोई भी नहीं है। okay. तो मल्टीपल रीजन में अगर आप सबसे बड़ा रीजन मानोगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ एक बहुत बड़ा रीजन है। सेकेंड रीजन ये है कि भी आपका जो डिटेक्शन रेट है जी, मीन्स उसको जांच की पता लगा, वो भी बढ़ गया है। पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी कैंसर पता करने की, तो लोग आते थे एडवांस स्टेज में, डेथ हो जाती थी, आपको नहीं पता लगता तो डेथ कैंसर से हुई, किससे हुई है। अब आपने उसको डिटेक्ट करना शुरू किया। okay. पर इसके अलावा जो 30% 40% की जो ग्रोथ आई है ना, वो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से आई है। okay. अपने जीवन शैली से। यस। अब लाइफस्टाइल में आपकी डाइट भी आती है, जी हाँ, आपकी लैक ऑफ एक्सरसाइज भी आती है, कि एक्सरसाइज नहीं करते। और जो एनवायरनमेंट में चेंजेस हुए हैं वो लाइफस्टाइल से ही रिलेटेड है, कि वो पॉल्यूशन लगा लो आप,
या आप इंसेक्टिसाइड जो यूज हो रहे हैं वो भी लगा लो, तो ये सब चीज़ों ने 30% कैंसर के रिस्क को बढ़ाया है। अब लाइफस्टाइल में स्मोकिंग भी आता है, अल्कोहल भी आता है, एक्सरसाइज नहीं करना सबसे मेजर रीजन है। तो इन चीज़ों से ग्रोथ मिली है, मीन्स इंसिडेंस बढ़ा है। एंड इसके अलावा जो रेडिएशन हजार्ड है, रेडिएशन एक्सपोजर है, रेडिएशन कैंसर में ट्रीटमेंट में काम आता है, बट हैवी डोज में। लाइट डोज रेडिएशन एक्सपोजर आपके सेल्स में म्यूटेशंस करता है जो कैंसर सेल की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो रेडिएशन एक्सपोजर आपको हर एंगल से हो रहा है। जमीन से भी रेडिएशन एक्सपोजर होता है, बिल्डिंग से भी होता है, माउंटेन से भी होता है, हमारे मोबाइल फोन से भी होता है, लैपटॉप, आपकी हर डिजिटल चीजों से भी होता है जी। सो वो रेडिएशन एक्सपोजर अनडिटेक्टेड है कि लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे, बट दैट इज ऑल्सो एन कॉज ऑफ म्यूटेशंस जो कैंसर ग्रोथ में सेल्स को हेल्प करती है। तो मल्टीपल रीजंस है मेनली। हम लोग खाली डाइट की, बर्तन की, इनकी बात करते रहते हैं, बट मेन रीजन मैं बोलूंगा लाइफस्टाइल। आज के टाइम पे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, उसको आप नहीं रोक पाओगे, टाइम पे रोकोगे जब भी रोकोगे, पर लाइफस्टाइल तो आपके हाथ में है जी। तो मेन फैक्टर आई विल से लाइफस्टाइल। डॉक्टर साहब, ये लाइफस्टाइल में जब हम लोग खान पीन करते हैं, जो दैनिकी जो भी कर्म कर रहे हैं, इसमें एक वस्तु को काफ़ी गहरे से देखा गया है, वो है प्लास्टिक। मतलब चाय पी लो, चाय में जो प्लास्टिक की ग्लास में पी जाती है, या सरल सा पानी भी जो प्लास्टिक की बोतल से पिया जाता है, वो भी आज के दिन में बहुत जन बोलते हैं कि उसको डिस्कार्ड करो, प्लास्टिक को यूज़ करो ही ना। क्या प्लास्टिक कैंसर को बढ़ावा देती है? देखो, डायरेक्टली प्लास्टिक कैंसर को बढ़ावा नहीं दे रही, ओके, बट जीआई कैंसर्स मीन्स पेट के, आंतों के कैंसर्स को यस इट कैन। कैसे? हमारी आंत में बैक्टीरियाज का एक संतुलन है, वो हमारे डाइजेशन में भी काम आते हैं, हेल्पफुल बैक्टीरिया कहते हैं। तो जब आपकी ये फाइबर्स मीन्स प्लास्टिक की फाइबर्स जी की डाइजेशन ज्यादा पचता तो है नहीं है, ये इंटेस्टाइन में जाएगा, तो उस इंटेस्टाइन की बैक्टीरिया को माइक्रोफ्लोरा कहते हैं। ओके, उन माइक्रोफ्लोरा को डिस्टर्ब करेगा, जिससे आपको बाद में इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जो भी होता है, तो वो अगर गड़बड़ हुआ तो हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा होगी। ओके, तो वो एक रीजन बनता है कि हाँ, प्लास्टिक ओवर यूज गोइंग इनटू इंटेस्टाइन, जहां पचता नहीं है जी, वो कैंसर की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। वो भी गर्म प्लास्टिक, मतलब कोई गर्म चाय पी लिए, या देखो, प्लास्टिक तो आप कोई भी गर्म करोगे तो उसके माइक्रो फाइबर्स जो है उसमें टूटेंगे। तो माइक्रोवेव में भी जो डालते हैं हम लोग, वो अब भी देखो, माइक्रोवेव में हम खाना गर्म कर रहे हैं जी, तो जहां से भी माइक्रो फाइबर्स टूटते हैं प्लास्टिक के, अगर वो इंटेस्टाइन में गए तो वो हार्मफुल है हमारे उन बैक्टीरियाज के लिए जो हमें चाहिए। जी, जो नहीं चाहिए बैक्टीरिया वो ग्रोथ कर जाते हैं। तो अगर आप ये चीज अवॉइड कर सकते हो, ये भी लाइफस्टाइल ही है, अगर आप ये अवॉइड कर सकते हो तो इट्स गुड। ओके, अब पुराने टाइम में आप देखते थे सब कुछ मिट्टी का था, जी हाँ, मिट्टी जाने दो यार, मिट्टी इज गुड। आपकी चाय पीने का कप मिट्टी का था, आपके बर्तन सारे मिट्टी के थे, आप जिनमें खाना बनाते थे वो मिट्टी का था, सब कुछ मिट्टी का था। मिट्टी जाती है, मिट्टी कुछ नहीं करेगी। अब हर चीज टेफ्लॉन कोटेड, दिस कोटेड, दैट कोटेड, कहीं ना कहीं तो है प्रॉब्लम, पर वो डायरेक्टली उसको मैं कैंसर से लिंक करूं ऐसे मेरे पास भी एविडेंस नहीं है। ओके, बट दिस इज हमारी हाइपोथेसिस है कि भी ये करता है, एंड ये फैक्ट है कि माइक्रोफ्लोरा को डिस्टर्ब करता है। ओके। डॉक्टर साहब, एक और अगर मैं ये डाइट से ही पूछ पाऊँ, जितने भी कैंड या टेट्रापैक्ड जूसेस हैं, ये भी काफ़ी हानिकारक है और कैंसर को बढ़ावा देती है, काफ़ी स्टडीज़ आ रहे हैं। इसमें आप कितना समर्थन देते हैं? अगेन वही चीज है, जो टेट्रा पैक और सब पैक ये किस पे इफेक्ट करते हैं? अनहेल्दी डाइट है। ओके, अनहेल्दी डाइट है तो आपके लीवर पे इफेक्ट होता है। लीवर फैटी है, अब अल्ट्रासाउंड कराओ लोगों का, आपको 70% लोगों के फैटी लीवर मिलेंगे। 70% में फैटी लिवर, ओके, मिलेगा। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 करके हम करते हैं। तो जब लीवर आपका इफेक्ट होता है तो आपको जो डाइजेशन सिस्टम है इन हार्मफुल प्रोडक्ट को डाइजेस्ट करने का, तो लीवर की पावर कम हो जाती है। तो जब ये डाइजेशन सिस्टम आपका खराब हुआ तो ऑब्वियसली ये चीजें आपको हार्मफुल रहेंगी। प्लस अगर मान लो इनमें कैलोरी डाइट ज्यादा है, फैट ज्यादा है, तो फैट ही हमारा हॉर्मोन्स में कन्वर्ट होता है, लाइक ओबेसिटी जी, फीमेल्स में।
जी। ओबेसिटी सबसे बड़ा रीजन है फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर का और यूट्राइन कैंसर का। हम्म। तो ये जो हम चीजें खाते हैं उससे ओबेसिटी अगर बढ़ेगी, लीवर का डाइजेशन कम हुआ, तो ऑब्वियसली आपके कैंसर ग्रोथ में हेल्प करेगा ही करेगा। ओके। तो ये ओबेसिटी में एक और जो कंट्रीब्यूटर है और सबका फेवरेट, चिकन, मुर्गी और उसके अंडे, ये भी आज विवादास्पद है कि इनकी वजह से जो जो एक एक्स्ट्रा इंजेक्शन दिया जाता है या जो दाना वो खा रहे हैं जिससे उनका ग्रोथ बहुत रैपिड फास्ट हो जाए, उसकी वजह से भी उसका इफेक्ट शरीर में पड़ता है और उससे भी कैंसर को मदद मिलती है, वो कैंसर सेल्स को ग्रोथ होने में। देखो, जो ये इंजेक्शन होता है, जो नॉर्मली ये इंजेक्शन हम किसी टाइम पे पशुओं को लगाते थे, लाइक काओ और बुफेलो, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, जी। ऑक्सीटोसिन। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ये चीज हर चीज में आ गई कि इसमें आप सब्जियों में लगा रहे हो। आप जो है मुर्गी की बात कर रहे हो, तो मुर्गी को आर्टिफिशियल चीजें, अंडा बनने लग गया, नेचुरल नहीं रहा। ये सब चीजें करके आप कहीं ना कहीं तो प्रकृति के साथ खेल रहे हो। पक्का ही। तो उसमें वो चीजें नहीं है जो हमें चाहिए थी। जी। अब वो चीजें नहीं है, वाले अंडे में भी नहीं है, चिकन में भी नहीं है, आपने उसकी ओवर ग्रोथ की है, तो इट्स आर्टिफिशियल ग्रोथ। जी। उसमें वो चीजें, न्यूट्रिएंट नहीं होंगे जो आप, जिसके लिए आप उसको सेवन कर रहे थे। ओके। तो आपको हार्म ही करेंगे, वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होंगे, और डाइजेस्ट नहीं होंगे तो फिर वही प्रॉब्लम आएगी। जी। तो ये चीजें जो हम खेल रहे हैं ना, ये अपने लिए हार्मफुल है। तो किसी भी नेचुरल चीज को ना छूने का आज के दिन में तो संभवता नहीं है सर। अगर हम लोग कोई भी मार्केट जाएं, ये भारत में हो या नेपाल में हो, कोई भी सब्जी मंडी में जाए, वो सब्जी भी में भी फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है। जो पॉसिबली नॉनवेज खाते हैं, तो जो चिकन है, मटन है, उनमें भी वो इंजेक्शन दिया गया है। तो कुछ भी तो नहीं रहा डॉक्टर साहब। तभी तो लौट के आएगा ना, कर कौन रहा है? हम लोग। आ किसको रहा? हमें ही। तो ये तो हमें समझना पड़ेगा ना, जो ये चीज कर रहे हैं जी, कि अल्टीमेटली आपका ही फैमिली मेंबर इफेक्ट हो रहा है। आप ये मत सोचो कि टेम्परेरी मॉनेटरी गेन्स के लिए, किसके लिए हो रहा है? पैसे के लिए। पैसे के लिए हो रहा है। वो लौट के तो आप पे ही आ रहा है, आपके फैमिली मेंबर्स को भी आ रहा है। जी। तो ये चीज तो हमारी समझ के ना, हम ये चीज करें या ना करें। आप कुछ भी लगा लो कि कोई एडल्ट्रेशन हर चीज में है। जी। सबसे ज्यादा एडल्ट्रेशन किस में है? मिल्क प्रोडक्ट में, डेयरी प्रोडक्ट्स। ओके। एंड सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यूजेज किसका है? मिल्क प्रोडक्ट का। जी। चाहे वो दही हो, चाहे दूध हो, लस्सी हो, पनीर हो, वट कोई मिठाई बन रही है, सब कुछ दूध है। जी। सबसे ज्यादा एडल्ट्रेशन दूध में है। यूजेज ज्यादा है, प्रोडक्शन कम हो चुका है, आर्टिफिशियल प्रोडक्शन ज्यादा हो गया है। तो ऑब्वियसली ये हम करके मॉनेटरी गेन्स के लिए किया, तो अल्टीमेटली आप पे इफेक्ट हो रहा है। जी। पर ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप नेचुरल दे पाओ सबको। पुराने टाइम में देखो खेती ज्यादा थी, अब खेती नहीं है। कंपेयर करोगे, पहले पशु ज्यादा थे हमारे पास, अब पशु भी नहीं है, फिर भी दूध की प्रोडक्शन उतनी है। कुछ भी मांगो अवेलेबल है मार्केट में, किसी चीज की कमी नहीं है। किसी भी चीज कहां से आ रहा है? डिमांड बढ़ा, सप्लाई बढ़ा, निकले पर अननेचुरल हाँ, से। इन डिमांड को हम पूरा कर ही नहीं पाएंगे नेचुरल चीजों से। अब अगर आप देखोगे, एक ऑर्गेनिक की बातें करते रहते सारे, एक्चुअल में क्या ऑर्गेनिक है? वो कि जो ऑर्गेनिक में घुसे हैं लोग, आई थिंक वो भी एक मॉनेटरी गेन है। एक्चुअली वो ऑर्गेनिक नहीं होगा, बट आज के टाइम में हर चीज ऑर्गेनिक के नाम से बिक रही है। कोई प्रोडक्ट लो ऑर्गेनिक। जी। कितनी हमारे पास खेती हो रही है ऑर्गेनिक की, आई डोंट नो, बट अल्टीमेटली हमारे पास उल्टा लौट के हमारे पास ही आ रहा है। और वो हमें ही बुरा करेगी। एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब, आपने एक और बात किया, फैमिली मेंबर्स। यदि फैमिली में किसी को भी कैंसर हो, तो क्या नज़दीक के कोई भी और फैमिली मेंबर्स को भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है कि उनको भी कैंसर हो सकता है? देखो, कैंसर की एक फैक्ट ये है कि कैंसर किसी को भी किसी भी एज में हो सकता है। ओके। मैं ये कहता हूँ, कोई चाहे 5 साल का बच्चा है, चाहे 80 ईयर्स का है, ऐसा नहीं हो सकता कि भी मैंने 60 साल की उम्र पार कर दी अब कैंसर नहीं हो सकता। हो सकता है। अब रही कि फैमिली में चांसेस ज्यादा होते हैं, यस, पर सब कैंसर्स में नहीं। ओके। 2 एग्जाम्पल दूंगा जो फैमिली में सबसे कॉमन कैंसर्स है। एक ब्रेस्ट का और एक कोलोन का। कोलोन मीन्स बड़ी आंत, कोलोरेक्टल मीन्स बड़ी आंत में सबसे ज्यादा फैमिली में कैंसर मिलते हैं। पर 10%
अगर 100 लोग आप कैंसर के देखते हो ब्रेस्ट के या कोलोन के, तो उसमें 10% ही लोग होंगे जिनको फैमिली में मिलेगा, ओके 90% को नहीं है। नहीं है। और जो फैमिली वाले लोग हैं, अब एक फैमिली मेंबर को डिटेक्ट हुआ, हम उनकी कुछ जेनेटिक टेस्ट करते हैं, जी अगर उसके जीन्स पॉजिटिव आए तो अगले फैमिली मेंबर्स को, भाई को, बहन को, पेरेंट्स को होने का रिस्क है, जी तो उनको हम स्क्रीन कर सकते हैं। इससे पहले हो, उससे पहले हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं। ओके उसको हम कहते हैं प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी, कि पहले ही कर दिया कैंसर होने से पहले, ओके। तो ये कैंसर के रिस्क को 80-90% कम कर देता है। सर ये डिटेक्ट कैसे करेंगे आप? सो मान लो एक पेशेंट आपके पास आता है जिसको कोलोन कैंसर है, जी ओके और कोलोन कैंसर उसको कम उम्र में हुआ, मतलब 30 साल की उम्र में या 40 साल की उम्र में। नॉर्मली कोलोन कैंसर हम 60 साल के बाद एक्सपेक्ट करते हैं। ओके 30 साल पे हो तो आप सोचोगे फैमिली में कुछ जेनेटिक म्यूटेशन मीन्स जीन्स में कुछ चेंजेस तो नहीं है। आप फिर उनके ट्यूमर टिश्यू से वो जेनेटिक म्यूटेशन चेक करते हैं। ओके चेक किया, अगर उसमें वो म्यूटेशन आई, जो जीन में चेंज आया, तो जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं उनके ब्लड टेस्ट करोगे, ओके एंड उनके अगर ये चीज पॉजिटिव आती है, या आप नहीं भी करते जेनेटिक टेस्ट, पर फैमिली में जेनेटिक टेस्ट पॉजिटिव आ गया पेशेंट का, तो आप उनकी कोलोनोस्कोपी करना शुरू कर दोगे। ओके जो आप 2 साल पे करोगे, 3 पे करोगे, 5 पे, अलग अलग इंडिकेशन है, ताकि ट्यूमर आए और अर्ली डिटेक्ट हो जाए। ओके या कुछ बीमारी है कोलोन की, एक FAP सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें बहुत सारे पॉलिप्स होते हैं। अगर ऐसा है तो कैंसर में डेवलप करने से पहले ही पूरा कोलोन निकाल देते हो, सर्जिकली सब कुछ रिमूव ही कर देते हैं। हाँ, आप पूरा कोलोन निकाल देते हो, क्योंकि वो अगर जीन आपकी फैमिली में आ गया तो 100% आपको, उस मेंबर को कैंसर होगा ही होगा। ओके तो ये कुछ जेनेटिक टेस्ट है। इसलिए आज के टाइम में कैंसर में खाली सर्जरी नहीं है, कीमो नहीं है, रेडिएशन नहीं है, जी हाँ जेनेटिक काउंसलिंग बहुत जरूरी है। ओके तो आज के टाइम में अगर आपकी टीम में जेनेटिक काउंसलर नहीं है तो आपकी टीम इनकम्प्लीट है। जेनेटिक काउंसलर मतलब किसी के परिवार में किसी को कैंसर होता है तो जेनेटिक काउंसलिंग के द्वारा उनका टेस्ट करके दूसरे फैमिली मेंबर्स को भी चेक करना पड़ता है कि क्या उनको भी कैंसर है या नहीं है। जी, मान लो आपकी फैमिली में आज एक पेशेंट को कैंसर हुआ, जी थोड़े दिन बाद दूसरे पेशेंट को भी होता है, जी 3 साल में या 2 साल में, फिर आपको उनकी फैमिली को एनालाइज करते हो, उनकी फिर हम जेनेटिक टेस्ट करते हैं। वो जेनेटिक काउंसलर का काम है। जी फिर जेनेटिक काउंसलर आपको बताओगा भी इन फैमिली मेंबर्स में ये कैंसर होने का फ्यूचर में रिस्क है, तो आप ये चेकअप रेगुलरली कराओ। ओके तो आप उस फैमिली को अलर्ट कर देते हो कि भी आपको टेस्ट कराने हैं, ताकि डिटेक्ट हो जल्दी, ताकि आप उसको क्योर रेट ज्यादा दे पाओ। नहीं तो नॉर्मली ये जो अंदर वाले कैंसर्स है ना, जी लीवर का, गोल ब्लैडर का, इंटेस्टाइन का, ये आपको लेट पता लगता है हमेशा, क्यों सिम्टम्स लेट आते हैं। ओके। और साहब ये जो आप सिम्टम्स की भी बात की हैं, कोई एक नॉर्मल सा इंडिविजुअल नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, वो कैसे डिटेक्ट कर पाए कि मेरे शरीर में कैंसर है या नहीं है? देखो, इसमें वही है जैसे हम सिम्टम्स की बात करते हैं कि सिम्टम्स जी होंगे तो चेकअप कराएंगे। किसी कैंसर का कोई अर्ली सिम्टम नहीं है कि भी बहुत जल्दी कोई कैंसर पकड़ में आ जाए, ऐसा सिम्टम्स रेयरली नहीं है। कुछ कैंसर्स हैं जो आपके ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मींस, ट्यूबुलर मींस जहाँ ट्यूब टाइप है, मान लो गला है, जी हाँ ओके गले में वोकल कॉर्ड, जो हमारी वॉइस बॉक्स की वोकल कॉर्ड जो धमनी जहाँ से आती है, जी उस पर कोई बोल तो आवाज चेंज हो जाएगी बहुत शुरुआत में, तो उसको आप जल्दी पकड़ सकते हो। मतलब अगर आवाज में चेंज आई तो वोकल कॉर्ड में आप चेक करो उसको कि भी कोई हो सकता है पॉलिप मींस नॉन कैंसरस या कैंसरस, वो चेक करना पड़ेगा। जी आप नीचे आते हो, फूड पाइप, अगर आपका फूड स्टक हो रहा है, आपने खाया है रोटी, आज रोटी स्टक हो रही है, मीन्स सम प्रॉब्लम इज देयर, चेक कराओ। दूसरा, आप आते हो, मान लो लेडीज है कि भी आपकी मेनोपॉज आ गई जी पर अभी भी ब्लीडिंग हुई, ब्लीडिंग, आप उस ब्लीडिंग को इग्नोर मत करो, उसमें आप कैंसर को जल्दी डिटेक्ट कर पाओगे। ब्लीडिंग ऐसा नहीं कि कैंसर की वजह से ही हो रही होगी, बट इट मे बी कैंसर, गो एंड चेक इट। ओके उसमें क्या होता है, आप उसको जल्दी पकड़ पाओगे। सेम मान लो आपको टट्टी के रास्ते ब्लीडिंग आ रही है जी या पेशाब के रास्ते ब्लीडिंग आ रही है, दैट नॉट नॉर्मल, ऑब्वियसली नॉट नॉर्मल। तो वो अर्ली कभी डिटेक्ट हो सकता है इन सिम्टम से, क्योंकि कोई चीज बाहर आ गई। जी हाँ यहाँ से आवाज बाहर आ रही थी, पता लग गया जल्दी, नाक से ब्लीडिंग हुई, नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ पे चेक कर लो,
कान में कोई इशू हुआ पता लग जाएगा, टट्टी के रास्ते, पेशाब के रास्ते, बच्चेदानी के रास्ते अगर ब्लीडिंग हो रही है तो जल्दी पकड़ लोगे। बट जो इंटरनल ऑर्गन है, जी हाँ, मतलब लीवर है, लिवर, कोई चीज बाहर ही नहीं आ सकती। गॉल ब्लैडर, लंग्स, गोल ब्लैडर है, लंग्स है, पेनक्रियाज है, ये सबसे खराब कैंसर्स में आते हैं सारे। ओके, 2 रीजन, एक तो इनके कैंसर एग्रेसिव है, ओके, सेकेंड ये पता बहुत लेट लगते हैं, थर्ड इनका ट्रीटमेंट इतना सक्सेसफुल है जितना बाकियों का है। जी हाँ, तो इनको कैसे पकड़ना है? इनको सिम्टम्स की वेट नहीं करनी। हम्म, इनके लिए सिंपल फंडा है कि आप रेगुलर अपने शरीर का चेक कराओ। ओके, मैंने एक नई गाड़ी ली, जी, उस गाड़ी पे लिखा जाता है कि 1000 किलोमीटर चलने के बाद सर्विस होनी है, सर्विसिंग चाहिए ही चाहिए। उसके बाद 5000 पे होनी है, फिर 10,000 पे होनी है। शरीर भी एक मशीन है, वो भी खराब होगा विद एज। जी, अगर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, सेल्स टूट रहे हैं, बन रहे हैं, टूट रहे हैं, बन रहे हैं, बैलेंस है, बैलेंस खराब हुआ, सेल्स खराब हुए, कैंसर फॉर्मेशन हुई, जी, एक प्रोसेस है। तो रेगुलर आप चेकअप कराओगे। मान लो एक डिक्टम मीन्स एक धारणा है कि 50 साल के बाद तो चेकअप होना ही होना चाहिए सबका, क्योंकि मैक्सिमम कैंसर आपको 50 साल के बाद मिलते हैं। अगर मैं डिवाइड करूँ 60 साल से पहले 40% और 60% 60 साल के बाद कैंसर के पेशेंट होते हैं। ओके, तो 50 साल के बाद अगर आप चेकअप शुरू कर दोगे शरीर का, अब शरीर का चेकअप मीन्स फेस का भी, नेक का भी, चेस्ट का भी, अंदर का भी, पेट का भी, पेशाब की थैली, बच्चेदानी, सब चेकअप आते हैं। वो आपको हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल में आपको गाइडेंस मिलती है, आप डॉक्टर से मिलो, बताएंगे आपको जी, तो आप इन कैंसर्स को अर्ली डिटेक्ट कर पाओगे और क्योर भी कर पाओगे। जी, लेट पकड़ में आता है, ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं है ज्यादा, ट्रीटमेंट महंगा भी ज्यादा है, क्योंकि लेट में आप सब कुछ कर रहे हो, कीमो, रेडिएशन, सर्जरी, समटाइम्स खर्चा बढ़ गया। जी हाँ, अर्ली कैंसर्स में सिंपल ट्रीटमेंट है, सर्जरी किया क्योर हो गया, खर्चा भी कम हुआ। जी, तो ये चीज़ हमारा हेल्थ जो इकोनॉमिक्स बर्डन है वो भी नहीं होगा। तो सिम्टम्स जो आपने पूछा मुझसे, जो ओरिजिनल सवाल था, सिम्टम्स, अर्ली सिम्टम्स कोई भी नहीं है। ओके, सो बिना सिम्टम्स के जाके आपको चेक कराना चाहिए, जिसको हम स्क्रीनिंग कहते हैं। स्क्रीनिंग, ओके, एंड स्क्रीनिंग की गाइडलाइंस होती हैं कि किस कैंसर के लिए कब स्क्रीन करें, किस एज पे करें। अब स्क्रीनिंग में सबसे कॉमन स्क्रीनिंग जो हम फीमेल्स को बताते हैं, जी, 2 कैंसर की स्क्रीनिंग बहुत कॉमन है, ब्रेस्ट की और सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर, सिंपल स्क्रीनिंग है। सर्वाइकल कैंसर का सिंपल है, 21 साल के बाद आप पेप स्मीयर शुरू कर देते हो 3-3 साल में, जी। तो 80-90% कैंसर्स को आप फर्स्ट स्टेज से पहले पकड़ लोगे। मैं इसको दोहराना चाहूँगा डॉक्टर साहब, 21 साल की युवती हर एक 3-3 साल में पैप स्मीयर टेस्ट अगर कराई तो वो डिटेक्ट हो सकता है कि 80 to 90% आप प्री कैंसरस स्टेज पे पकड़ सकते ओके, ओके, हैं। और आपके अगर 3 पेप स्मीयर नेगेटिव आ जाते हैं मान लो, जी, तो फिर आपको पेप स्मीयर 5 साल 10 साल बाद कराना है। जी, आजकल एक टेस्ट होता है HPV DNA, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर एक वायरस से होता है जो HPV है, जी, आप वो भी करते हो। अब उससे ये जो पेप स्मीयर वाली ड्यूरेशन 3 से 5 साल पे चली गई, HPV DNA टेस्टिंग कराई, नेगेटिव आई, तो मीन्स कैंसर होने का रिस्क बहुत 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 कम है। ओके, HPV DNA टेस्ट कराया, पॉजिटिव आ गया, तो वो HPV लो रिस्क और हाई रिस्क 2 तरह के होते हैं। तो हाई रिस्क में आप ज़्यादा एक्टिव स्क्रीनिंग शुरू कर देते हो, ओके, और लो रिस्क में आप आराम से कर सकते हो। तो वो चीज़ें आपको डॉक्टर टाइम टू टाइम बताएगा। तो आपको एज ए पर्सन क्या चाहिए, टाइमली डॉक्टर के पास जाके सलाह लेना कि डॉक्टर मेरे क्या क्या चेकअप इस उम्र में होने चाहिए। ओके, सेम ब्रेस्ट के लिए आता है जी, कि हम कहते हैं 45-50 ईयर्स में मेमोग्राफी एवरी ईयर, पर अगर किसी फैमिली में है तो उनके पहले चेकअप शुरू हो जाएंगे, लाइक MRI ब्रेस्ट। थोड़ा कन्फ्यूजन है सर डॉक्टर साहब, रिपोर्ट्स बताती है कि 80% जो लम्प्स रहते हैं ब्रेस्ट में कोई भी वुमेन के, वो 80% बिनाइन रहते हैं, मतलब वो कैंसर सेल हैं, ये गारंटी नहीं है। तो विज्ञान में इसको एज वाइज डिवाइड करूंगा जी, 40 साल से नीचे अगर ब्रेस्ट में कोई लंप है वो बिनाइन हो सकता है 40 साल से नीचे की उम्र में, की कोई महिला, उसमें ये चांसेस होते हैं 80% बिनाइन हो। जी, पर 40 साल के बाद अगर ब्रेस्ट में लंप आ रहा तो 80% बिनाइन नहीं होगा, ओके, उसको आप कैंसर की तरफ सोचना शुरू करो। तो 40 के बाद कुछ ज़्यादा ही सर्चता लेना पड़ेगा। यस, सो एक टाइम था 50 साल के बाद ही ब्रेस्ट कैंसर आता था, जी, अब हमने 16 साल पे भी देखा, 20 पे भी देखा, 22 पे भी देखा। ओके, हाँ,
रिसेंटली मैंने अभी एक बच्ची, मेरी लाइफ में पहली बार, जी 13 साल की, फूड पाइप कैंसर, वी नेवर एक्सपेक्ट, फूड पाइप कैंसर एट 13 ईयर्स, हम्म हम्म 13 साल पे, वो भी एडवांस स्टेज पे। कोई रीजन सर ये? अब इनके रीजन से अलग अलग, मतलब एक बहुत रेयर केस हो गया। जी अब रीजन एक्चुअली नहीं पता, सम जेनेटिक म्यूटेशन ही होगी। ये काफी बार नूडल्स, जो ज्यादा नूडल्स ही खाते इसमें हैं। खान पीन पे मैं अकेला नहीं बोलूंगा, अभी कितना नूडल खा लिया उसने 13 साल पे। ओके अभी तो एक्सपोज हुई है दुनिया से जी हाँ। कि 5, ये मानो जब तक बच्चा 5th क्लास में होता है, 11-12 साल का हो जाता है, तब तक पेरेंट्स अपने पास अपने घर पे ही खिलाते हैं उनको। बाहर तो उनका एक्सपोजर जब वो 8, 9, 10th क्लास में तो ज्यादा होता था, वो तो अभी 7th क्लास में। इससे पहले मैंने 18 साल का बच्चा ऑपरेट किया था, यूएस से ऑपरेट कराने आया था जी वो भी मैंने यंगेस्ट देखा था, पर यंगेस्ट सब 13 साल है। तो 13 साल पे फूड पाइप कैंसर इज अनबिलीवेबल। इट इज। इसलिए अब यंग लोगों में कैंसर कॉमन हो रहा है, तो हम लंप्स को इग्नोर नहीं कर सकते ये कहे कि भी 80% को नॉन कैंसरस ही होगा 40 के नीचे। यस होगा, बट गो एंड चेक, एक बार चेक करा ली या जस्ट टू प्रूव कि ये ना है। या ऑब्वियसली वेरी वेरी ट्रू। तो ये जो चेकअप का ड्यूरेशन जब चलता है डॉक्टर साहब, अब काफ़ी बार एक नॉर्मल सा सिंपल सा आदमी को ये चेकअप भी डर लगता है। दो चीज़ है डॉक्टर साहब, एक तो डर क्या है, किसी को हॉस्पिटल घुसने में डर लगता है, वो स्मेल से डर जाता है। दूसरा वहाँ के मशीन्स, वहाँ के रेडिएशन से डर जाता है। तीसरा गोजी से भी डरता है डॉक्टर साहब, काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं। तो एक नागरिक को अगर सलाह दिया जाए, उसको कैसे बोला जाए कि शारीरिक शक्ति और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन एनी अदर नीड इन लाइफ, और कितने ड्यूरेशन में उनको ये चेकअप्स के लिए जाना चाहिए? देखो, अभी जो हमने एक डर की बात की, जी हाँ। डर, अगर मैं आज किसी भी बीमारी का डर देखूं तो सबसे बड़ा डर कैंसर का ही है। और अगर आप कोई डाटा उठा के देखोगे, जी क्या कैंसर से डेथ ज्यादा हो रही है या इन्फेक्शन से ज्यादा हो रही है, किससे ज्यादा हो रही है, तो कैंसर फर्स्ट नंबर पे नहीं आता। ओके हाँ। पर कैंसर का खौफ फर्स्ट नंबर पे आता है, डर। क्यों? क्योंकि इसके साथ एक लाइन जुड़ी हुई है, कैंसर इज नॉट क्योरेबल। अब इसको डिवाइड कर देना चाहिए जी। ओके लोगों के माइंड में, आपके थ्रू, किसी सोशल मीडिया के थ्रू, किसी भी थ्रू, दे शुड नो कि भी कैंसर क्योरेबल है। ओके कैंसर क्योरेबल कब है? जब आप इसको जल्दी डिटेक्ट कर लेते हो। स्टेज 1 कोई भी कैंसर 80 to 90% की क्योर रेट है, पर डर तो 100% उसमें भी उतना ही है। जी दूसरा, आपने सवाल पूछा कि लोग चेकअप भी इसलिए नहीं कराते कि अगर पता लग गया तो। बहुत सारे एग्जाम्पल हम तो डेली एक्सपीरियंस करते हैं। जी हाँ। सर चेकअप मत करना, क्यों? अगर मिल गया ना तो मैं तो यहीं मर जाऊंगा। कैंसर तो मुझे बाद में मारेगा 2 साल में, मैं तो डिटेक्ट होते ही मर जाऊंगा। दिस इज साइकोलॉजी। एंड साइकोलॉजी मैं ही मानता हूं कैसे पॉजिटिव हो सकते हैं, विद फैमिली एंड फ्रेंड सपोर्ट। अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है और फ्रेंड्स आपके सपोर्टिव हैं और आपको पॉजिटिव ज्ञान देते हैं, पॉजिटिव मीन्स सही ज्ञान, सही दिशा में, तो आप नहीं डरोगे उतना। डॉक्टर भी एक साइकोलॉजिस्ट है, कैंसर सर्जन सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट मैं मानता हूं। सो मैं अपना एक्सपीरियंस बोलता हूं, पेशेंट जब मेरे पास आता है तो मैं उसके पेपर नहीं देखता। आते ही पेशेंट मेरे पास पेपर देखता, देखो मुझे कैंसर हो गया सर, साइड में रखो, पहले नाम बताओ, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कुछ बेसिक सवाल, एक अटैचमेंट करनी है। बच्चे फैमिली में ध्यान रख रहे हैं, नहीं रख रहे, कैसे रहते हैं, कौन क्या कर रहा है। इट टेक्स मी 5 minutes टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ और उनको आपस में, जी टू बिल्ड अप ए रेपो। एंड देन उनका आधा दर्द कम होता है, आधा दर्द, एक्चुअली आधा दर्द कम होता है। वो मुझ पर ट्रस्ट करना शुरू करते हैं, फिर मैं उनको ट्रीटमेंट समझाना शुरू करता हूँ, फिर वो ट्रीटमेंट पे विश्वास करेंगे। जी बहुत बार मैंने देखा है, हमारी फैटर्निटी रिपोर्ट दी, आपको कैंसर है स्टेज 4,
ठीक नहीं हो सकता। दिस इज आई हैव सीन। हम्म वो पहले ही डर के आया था, हम्म वो आप पे विश्वास करके आया था, आपकी आंखों में विश्वास देख रहा था कि आप ठीक करोगे, राइट और उन्होंने चेहरा आपने ऐसे बनाया। डॉक्टर पेशेंट से ज्यादा सैड है। पेशेंट 90% तो ट्रीटमेंट नहीं कराएगा नहीं कराएगा। कि मैं जाना ही है भाई, क्यों पैसा लगाना। ये वो एक्सपीरियंस है जो हम फील करते हैं डेली। आप रिपोर्ट देखो, ठीक है यार, करेंगे ठीक, हम्म मैं अपनी बेस्ट ट्राई करूंगा, आप भी अपनी बेस्ट ट्राई करो। हम्म हर चीज की नेगेटिव और पॉजिटिव चीजें होती हैं, आप पॉजिटिव बात करो ना। जी कि मैं बोलूं आज के टाइम में, मैंने आपके पेपर देखे, आप स्टेज 4 पे हो, जी तो स्टेज 4 वो स्टेज 4 नहीं रही जो 10 साल पहले थी। ओके एडवांसमेंट कैंसर में कीमो में भी आया, टारगेट में भी आया, इम्यूनो में भी आया। आज इम्यूनोथेरेपी से कई बार स्टेज 4 के कैंसर भी क्योर हो जाते हैं लंबे लंबे टाइम तक, टारगेट थेरेपी से भी। आई हैव सीन, हमारा एक्सपीरियंस है। जी बट जो पेशेंट आपके सामने बैठा उसका क्योर होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट आई विल डू माई बेस्ट फॉर देम। तो आप उनको इस तरह से बोलो ना, हाँ कुछ लोग ठीक होते हैं, आप उनमें से आओगे, ये मेरा विश्वास है। तो दिस इज हाउ यू कम्युनिकेट, कि आप उसे कम्युनिकेट कैसे करते हो। तो डॉक्टर, कैंसर सर्जन सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट है। जब पेशेंट की साइकोलॉजी आप पॉजिटिव करोगे जी तो इट इफेक्ट्स योर ट्रीटमेंट आउटकम ऑल्सो, मीन्स आपके ट्रीटमेंट में भी इफेक्ट पॉजिटिव आता है। पक्का। ये फैक्ट है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी के सेल्स, मेमोरी सेल्स, ये सब एक्टिवेट होते हैं। आपने उसको बोला कि आप ठीक नहीं हो सकते, जो भी इलाज कराओ, वो घर जाएगा, लेट जाएगा बेड पे। जो टाइम उसका साल भर का भी था, मान लो बिना ट्रीटमेंट को 2 महीने में नहीं निकाल पाएगा। तो सबसे पॉजिटिव थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉसिबली मेडिटेशन अगर मैं यहाँ पे जोड़ पाऊँ। वट एवर पॉजिटिविटी, ओके वट मेक्स यू हैप्पी हैप्पी। इज ए पॉजिटिविटी। ओके आपको बाहर घूमना पॉजिटिव करता है तो दैट इज पॉजिटिविटी। आपको फैमिली साथ बैठ के खाना खा रही है, यू आर फीलिंग हैप्पी, दैट इज पॉजिटिविटी। आप फैमिली के साथ कहीं डिनर पे कहीं भी जाते हो, वो पॉजिटिविटी है। मीन्स यू स्टार्ट लिविंग योर लाइफ, मीन्स जीना शुरू करो। कोई भी चीज जो आप खुद को खुश बना पाए, वो पॉजिटिविटी है जी, तो उसी को ये जो हम सोशल मीडिया पे ज्ञान लेते हैं ना जी। पॉजिटिविटी का, वो नहीं, हाँ, एक्चुअली पॉजिटिविटी चाहिए। मोटिवेशन नहीं चाह रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे मतलब बहुत सारे लोग हैं मोटिवेटर्स, जी हाँ जी हाँ। वो नहीं। सबसे बड़ा मोटिवेटर फैमिली है, फ्रेंड्स है, आपका अपना सर्कल है, जी वो आपको पॉजिटिव चाहिए। और हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा जो लैकिंग सिस्टम है वो यही है, सपोर्ट सिस्टम। लोग कैंसर डिटेक्ट होते साथ छोड़ देते हैं। लोग कैंसर को बहुत बार छुआछूत की बीमारी भी मान लेते हैं कि इनके घर गए, इनसे बात की तो हमारे घर में ही कैंसर आ जाएगा। दिस इज फैक्ट। और ये नहीं है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू एजुकेशन। ये मैं एजुकेटेड लोगों का भी हाल बता रहा हूं। तो मैं कई बार अपनी टीम को भी बोलता हूं, अपने आप को, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मीन्स आपको ज्ञान ही नहीं है उस बीमारी का, जी उसमें आउटकम हमारे अच्छे हैं। ओके। एक पढ़ा लिखा इंसान आता है, कैंसर के बारे में सब गूगल करके आएगा, वो नेगेटिव हो गया आएगा, उसको मैं 40 मिनट लगा के भी पॉजिटिव नहीं कर पाऊंगा। एक अनपढ़ आदमी आता है, उसको कैंसर के बारे में कोई ज्ञान नहीं, उसको गूगल का आइडिया नहीं, उसको एआई का आइडिया नहीं, मेटा कोई आइडिया नहीं है। डॉक्टर साहब ठीक हो जाऊंगा? हाँ जी ठीक हो जाऊंगा, बस आपने कह दी ठीक हो जाऊंगा। सिंपल, 2 मिनट। माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट। सो माइंडसेट, वही कह रहा हूं कि आप ज्ञान उनसे लो जो उसको एक्सपीरियंस्ड है। जी एक्सपीरियंस में मैं ये भी बोलूंगा, एक पेशेंट का सपोर्ट सिस्टम होता है। जी मान लो मेरे पास पे पेशेंट आता है, उसको कोलोन कैंसर है, कोलोन कैंसर क्योर करने के बाद रेक्टम कैंसर, कई बार आप परमानेंट बैग लगा देते जी। एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी को। वॉइस बॉक्स निकालते हो, परमानेंट रास्ता बन जाता है, आप बोल नहीं पाते, एक्सेप्टेबल नहीं है। पेशाब की थैली में ब्लड कैंसर है, आपने थैली निकाल दी, बैग यहाँ लगा दे यूरिन का, नहीं है एक्सेप्टेबल। इन पेशेंट को कन्विंस करना सबसे मुश्किल काम है। जी बैग लग जाएगा, जी बैग लग जाएगा, जी बोल नहीं पाऊंगा, जी जिंदगी क्या है, मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। क्या जिंदगी है जी, मैं बैग से पेशाब बाहर निकालूंगा, टट्टी बाहर निकालूंगा। कैसे करो? उन पेशेंट से मिलवाओ,
जिनके आपने ये ऑपरेशन किए हुए, हम्म, हमारे पास नंबर्स होते हैं, जी उनकी मीटिंग कराई जाती है, चाहे मैं वीडियो कॉल पे कराऊं चाहे पर्सनल जाके, जी। तो वो मेरा पेशेंट उस पेशेंट के लिए मोटिवेटर है। हम्म, उससे ज्यादा उसको कोई मोटिवेट नहीं कर पाएगा। ऑब्वियसली नॉट। हाँ। मैं पेशेंट बोलूँ हाँ ठीक हो जाओगे, नहीं। पेशेंट के पास जाएंगे, मिलेंगे, वो कहते देखो मेरे को 10 साल पहले हुआ था, मैं आज सब कुछ कर रहा हूँ, हम्म, मैं आज खेती भी कर रहा हूँ, ट्रैक्टर भी चला रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम्म, आई एम हैप्पी। वो पेशेंट आएगा, इलाज कराएगा, खुशी से कराएगा। हम्म, अगर मैं ऐसे किसी पेशेंट से नहीं मिलवाता, वो मुझे जब मेरे कहने से हो सकता है करा ले, पर वो कभी मोटिवेट नहीं होगा। हम्म, तो ये पेशेंट सपोर्ट सिस्टम है, फैमिली, फ्रेंड्स, पेशेंट का सपोर्ट सिस्टम, ये सब आपको एक साथ लेके चलने पड़ते हैं। ये सब साइकोलॉजी है, कुछ नहीं, साइकोलॉजी। पक्का डॉक्टर साहब अनुमति से पूछ रहा हूँ, आपके एक्सपीरियंस में जितने भी पेशेंट आते हैं, सबसे अधिक कैंसर जो आपको आपके एक्सपीरियंस में आते हैं, वो सबसे ज़्यादा कौन सा होगा? एक परसेंटेज में अगर पार्ट कर पाए। देखो अभी मैं पार्ट करता हूँ, पार्ट करते हैं आप डेमोग्राफिक एरिया देख के। ओके आज मैं इंडिया की बात करता हूँ, फिर मैं नेपाल की बात करूँ। ओके। इंडिया में सबसे कॉमन कैंसर माउथ कैंसर है, माउथ कैंसर। सबसे कॉमन। ओके। अब उस माउथ कैंसर में भी सबसे कॉमन एरियाज कौन से हैं? यूपी, जी। बिहार, हम्म, गुजरात, हम्म, दिल्ली सबसे कॉमन रहेगा क्योंकि दिल्ली में सब कुछ है। सब कुछ है। हाँ। इसके अलावा जितने भी गुटखा, पान मसाला, जितने भी कंट्री के लोग ज्यादा खाते हैं उनको रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो इंडिया में अगर देखोगे मेल्स में खासकर हम्म, 35 से 40% कैंसर ओरल कैंसर है। वो गुटखा और ये जो जो भी। स्मोकिंग, गुटखा, पान, बीड़ी, तो जो सब मिला हुआ ओके। विद अल्कोहल ऑल्सो, पित्ताल को। रिस्क बढ़ जाता है। तो ये सबसे कॉमन कैंसर इंडिया में मेल्स में ओरल कैंसर है। जी। अब नेपाल में आते हैं। नेपाल में स्मोकिंग बहुत है, माउंटेन्स, हम्म, तो नेपाल में माउथ से ज्यादा गले का कैंसर कॉमन, रोड कैंसर। बिकॉज चबाने वाले कम है, पीने वाले बहुत हैं। जी। हाँ 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 हाँ। पर नेपाल में माउंटेन्स की रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से जो सबसे कॉमन कैंसर मैंने देखा वो थायराइड कैंसर है। थायराइड कैंसर। इज वेरी कॉमन इन नेपाल, हम्म, एंड ये बेसिकली सबसे क्योरेबल कैंसर भी है, सबसे इजी इलाज है, ऑपरेशन बस खत्म, हम्म, नो कीमो, नो रेडिएशन। हम्म, तो जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस में वॉइस पॉक्स जी। प्लस थायराइड का कैंसर नेपाल में काफी कॉमन है। हम्म, उसके बाद लंग्स का, Lungs. अगेन स्मोकिंग हम्म, इज वेरी कॉमन इन नेपाल। हम्म, प्रोस्टेट कैंसर पूरे वर्ल्ड में सबसे कॉमन माना जाता है, पर वो ये मानो कि पीएसए कराया, डिटेक्ट हो गया, सिम्टम्स बहुत लेट आते हैं, क्योरेबल भी बहुत है उसमें, मतलब वो एक सबसे कॉमन कैंसर प्रोस्टेट माना जाता है टोटल। वो 55-60 के ऊपर हाँ है। वो मैक्सिमम अगर आप सबका देखोगे, डेथ के बाद भी चेक करोगे तो लोगों को कैंसर मिल जाएगा प्रोस्टेट का, बट इज नॉट हार्मिंग यू मच। ओके। बट नॉर्मली नेपाल में वोकल कॉर्ड से रिलेटेड जी। थायराइड और लंग्स आर वेरी वेरी कॉमन। उसके बाद आपके पेट के भी कॉमन है नेपाल में, हम्म, जिसमें स्टमक कैंसर कॉमन है, कोलोन कैंसर भी कॉमन। हम्म, तो ठंडे एरिया जैसे मैं कश्मीर में जाता हूँ, जी। कश्मीर में फूड पाइप कैंसर, हम्म, स्टमक कैंसर और कोलोन कैंसर बहुत कॉमन है। एक कि डाइटरी जो हैबिट है, जी। मटन, मटन, स्पाइसी मटन, स्पाइसी मटन। ओके। तो उसकी वजह से, प्लस एक वो हीटिंग सिस्टम यूज करते हैं, उसके वजह से स्टमक कैंसर इज कॉमन। सॉरी सर, हीटिंग मतलब वो लगाते हैं ना, हीट से अंगीठी टाइप लगाते हैं, मतलब जब सो रहे हैं तो एक हॉट बैग वाला पूरा लगाते हैं वो, पूरा पुराने टाइम। उससे कैंसर का रिस्क क्यों बढ़ता है मुझे नहीं पता, बस स्टमक कैंसर कहते हैं उससे बहुत रिलेटेड है। हाँ, ये काफ़ी नया है सर मेरे लिए भी। मतलब अगर हीटिंग अगर दिया गया पेट पे तो उससे कैंसर बढ़ सकता है। हाँ, उसका एग्जैक्ट रीजन क्या है नहीं है, पर ये जो टिपिकल अंगीठी कैंसर कहते हैं ये कश्मीर में ही पाया जाता है, हमारे इंडिया में बेसिकली। ओके। आई डोंट नो नेपाल में लोग हीटिंग सिस्टम, नेपाल में शायद इतनी ठंड नहीं होती जितनी कश्मीर में होती है। यहाँ पे भी होती है काफ़ी जगहों में, नॉट ऑल। स्पाइसी फूड नेपाल में कितना कॉमन है आई डोंट नो, बट स्पाइसी फूड इज लाइक, उससे आपको एसिडिटी, रिफ्लक्स बहुत ज्यादा होता है। हाँ वो तो होता है सर। रिफ्लक्स होगा तो आपको फूड पाइप का कैंसर, स्टमक कैंसर कॉमन होता है। तो रिफ्लक्स इज वन ऑफ द कॉज, एक रीजन है फूड पाइप और पेट का कैंसर होने का। मैं आपको थोड़ा जानकारी दे दूँ डॉक्टर साहब, नेपाल में स्पाइसी फूड काफ़ी खाया जाता है।
स्पेशली नूडल सेगमेंट में अभी एक धमाकेदार स्पाइसी फूड, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, वो काफ़ी चला है। सबको वही नूडल्स चाहिए, उसी को खाना है। और जितने भी आप मटन, चिकन या कोई भी भोजन ले लो, उसमें स्पाइस काफ़ी रहता है। तो स्पाइसी फूड एक रिफ्लक्स का कॉज है, और रिफ्लक्स एक फूड पाइप और स्टमक के कैंसर का एक कॉज है। ओके। तो ये डिपेंडिंग अपॉन आप किस एरिया से बिलोंग करते हो, जी। क्या आपकी डाइटरी हैबिट है, अलग अलग कैंसर अलग अलग एरिया में सबसे कॉमन हो सकते हैं। ओके। तो अब मैं अगर इंडिया में वापस जाता हूं तो स्मोकिंग हरियाणा में बहुत कॉमन है। स्मोकिंग वजह थ्रोट लंग कैंसर हरियाणा में बहुत कॉमन है, जो बाकी स्टेट्स में नहीं होंगे। हिमाचल में जाऊं मैं, अगेन हिली एरिया लाइक नेपाल, जी। वहां लंग कैंसर बहुत कॉमन है, गले का कैंसर बहुत कॉमन है। सो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा एरिया, क्या आपकी लाइफस्टाइल, क्या आपके एडिक्शंस, उनके बेस पे कॉमन कैंसर्स हम नॉर्मली, इसलिए जो स्क्रीनिंग भी है ना, मान लो मुझे कुछ स्क्रीनिंग करनी है, मैं को हिमाचल में सब लोगों को चेक करना शुरू करो, तो मैं लंग कैंसर के लिए और गले के कैंसर के लिए ज्यादा बोलूंगा। ओके। मैं नेपाल में अगर कोई स्क्रीनिंग करानी है मैंने, तो मैं बोलूंगा आप लंग और थायराइड की स्क्रीनिंग करो। कोरिया और जापान जाओगे तो कोरिया में बहुत सारे लोगों को थायराइड कैंसर है। क्यों? वहां पे न्यूक्लियर एक्सीडेंट जो जापान और कोरिया में हुए हैं, उनकी वजह से रेडिएशन एक्सपोजर बहुत है, तो बहुत कॉमन कैंसर है थायराइड वहां पे। ऐसे ही कश्मीर में बहुत कॉमन है थायराइड कैंसर। तो जितने हिली एरियाज हैं, थायराइड कैंसर बहुत कॉमन है उनमें। अगेन रेडिएशन एक्सपोजर। रेडिएशन एक्सपोजर्स फ्रॉम द हिल्स, यस। इसकी वजह से थायराइड का प्रॉब्लम ज्यादा है नेपाल में। एंड हमें कहते हैं जो जितना हिली एरिया होता है ना, उसमें आयोडीन डाइट उतना आयोडीन सॉल्ट में कम होता है। जी हाँ। उसको भी एक रीजन मानते हैं, बट पर्टिकुलर वही रीजन आई डोंट नो, बट रेडिएशन एक्सपोजर इन अर्ली एज इज अ कॉज फॉर थायराइड कैंसर। ओके डॉक्टर साहब। सो आप किसी भी बेल्ट में चले जाओ जहां पे हिली एरिया है, वहां सबसे कॉमन एरिया कॉमन कैंसर आपको थायराइड मिलता है। ओके। ओके डॉक्टर साहब, मैं आपके एक्सपीरियंस से और पूछना चाहूँगा कि जब कोई स्क्रीनिंग कोई इंडिविजुअल करता है, परसेंटेज वो कौन से स्टेज में पकड़ा जाता है कि आपको कैंसर है? मतलब स्टेज 1 पॉसिबली बहुत कम होंगे, इज व्हाट आई रियलाइज, बट बेस्ड ऑन द डेटा फ्रॉम योर साइड। सो आई कैन से दैट कि मैं एक आपको फैक्ट बताता हूं कि डिपेंडिंग अपॉन अगेन साइट। जी हाँ। ओके। मान लो आपको टंग में एक छोटा सा अल्सर हुआ, वो हील नहीं हो रहा 2-3 हफ्ते में, और उसमें हमने डिटेक्ट किया कैंसर, तो आप स्टेज 1 पे पकड़ सकते हैं। ओके। तो ओरल कैंसर्स को अर्ली स्टेज पे पकड़ना सबसे कॉमन है। क्यों? दिखता है, गाल में छाला हुआ, लिप पे हुआ, जीभ पे हुआ, ऊपर तलवे पे हुआ, दिखेगा, फील होगा। ये तो इंसान को उसको जल्दी जाके चेक कराना, तो स्टेज 1 पे आप 90% को स्टेज 1 पे पकड़ सकते हो अगर आप जागरूक हो तो। पर इंडिया में अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस अभी भी 60% लोग स्टेज 3 पे आते हैं। 60% स्टेज 3 पे आते हैं। वो तो काफी समय चला गया। 15 से 20% ही 1 और 2 स्टेज पे हमारे पास आते हैं। मीन्स 80 से 85% स्टेज 3 और 4 पे आए। ओरल कैंसर भी। और आपका काम और कठिन कर दिया। यस, अपने लिए भी मुश्किल किया। वो तो पक्का है। भी आपने सर्जरी भी करी, रेडिएशन भी करी, कीमो भी करी, फिर भी क्योर रेट कम है, पैसा भी ज्यादा लगा, फिर क्या बोलते हो कैंसर ठीक नहीं हो सकता। तो ओरल कैंसर को जल्दी पकड़ना सबसे आसान है। कभी कभी अल्सर एकदम 10 सेंटीमीटर का नहीं होता जी, छोटा ही शुरू होगा जी, चेक कराओ। ऐसे ही मान लो मैं यूट्रस कैंसर की बात करूं, ब्लीडिंग हुई, जाके चेक करा, फर्स्ट स्टेज पे पकड़ सकते हो। तो आज हम 30% कैंसर यूट्रस के स्टेज 1 पे पकड़ते हैं। पेशेंट जैसे ही जागरूक है, आया, चेक कराया, स्टेज 1 पे पकड़ा, ऑपरेशन किया, इलाज खत्म। ओके। ब्रेस्ट कैंसर को आप स्टेज 1 पे पकड़ सकते हो, चाहे स्क्रीनिंग से, चाहे सेल्फ एग्जामिनेशन से। तो ब्रेस्ट कैंसर आज की डेट में हमारे पास 30 से 40% हम स्टेज 1 और 2 में पकड़ लेते हैं। ओके। बट ये चीज होनी चाहिए 80 to 90%। कुछ कैंसर्स में हम भी लाइक लंग कैंसर, जी, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर, लीवर, ये पर्टिकुलर कैंसर है जहां हम अभी भी 90% स्टेज 4 पे पकड़ रहे हैं। इंडिया में भी डॉक्टर साहब? सब जगह एक्सेप्ट वेस्टर्न वेयर स्क्रीनिंग इज मैंडेटरी। मीन्स जहां पे 50 साल के बाद आपके ऑफिस से गाइडलाइंस है कि सब चेकअप कराएंगे, फुल बॉडी, और आपका पूरा हेल्थ कार्ड उनके पास होता है कि आपने कोलोनोस्कोपी नहीं कराया, आपने एंडोस्कोपी नहीं कराया, आपने सीटी नहीं कराया, यू हैव टू कम गेट इट डन। कराना है आके कराओ,
हमारे यहाँ ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है, हमारे यहाँ कोई जबरदस्ती हेल्थ चेकअप कोई कर ही नहीं सकता। तो वहां जहां वेस्टर्न पॉपुलेशन और हमारी एशियन पॉपुलेशन में फर्क यही है, जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स है वहां पे काफी अच्छे हैं। और जब हम एक कंपेयर करते हैं ना नॉर्मल भाषा में कि भी यार इधर हम अपने देश में इलाज कराते हो तो ठीक ही नहीं होते, अमेरिका गए तो ठीक हो गए। उसका रीजन 3 मेजर रीजन है। उनका डिटेक्शन रेट अर्ली है, वो कैंसर को जल्दी पकड़ते हैं। सेकंड, ट्रीटमेंट को एथिकल मीन्स जो होना चाहिए वो करते हैं। अब इसमें मैं बोलूंगा आपको 4 लाइनें। हमारे यहाँ क्या होता है जी, एथिकल मीन्स सर्जरी होती है तो सर्जरी होगी, कीमो होगी तो कीमो होगी। एक टाइम फ्रेम है, आपको करेक्ट गाइडेंस मिलेगी, करेक्ट ट्रीटमेंट होगा जी। तीसरा केयर। केयर मीन्स आपकी नर्सिंग केयर, आपकी पोस्ट ऑपरेशन, पोस्ट कीमो, पोस्ट रेडिएशन जो केयर होती है जी, रिहेबिलिटेशन, वो बहुत अच्छा है। तो इससे पेशेंट का क्योर, रिकवरी दोनों बेटर होते हैं। वहां पे पॉपुलेशन कम है तो वहां पे ऐसा नहीं तो एक डॉक्टर दिन में 10 सर्जरी कर रहा है, 1 की 2 की हाँ डन। हाँ, राइट। वेटिंग टाइम बहुत लंबा है, 3-3 महीने 4-4 महीने वहां के लोग वेट भी कर लेते हैं। हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत है एशिया में, जी हर कंट्री में। जी। डॉक्टर्स बहुत सारे होने के बाद भी कम पड़ते हैं। उस फील्ड के एक्सपर्ट्स कम होंगे जो फील्ड आपको चाहिए। जी। सेकंड, यहाँ पे एक चीज है हमारे अंदर की भी, मैं पहले सर्जरी करूंगा, मैं पहले कीमो दूंगा, जो एक चीज है ना जी, वो हर कंट्री में मिलेगी आपको। एथिक्स पे, एथिकल कि मैंने बोला सर्जरी होनी चाहिए, दूसरा बोला नहीं पहले मैं कीमो दूंगा फिर सर्जरी करूंगा, तीसरा बोला नहीं यार पहले सर्जरी फिर कीमो दूंगा, अच्छा पहले कीमो ही दे दो। तो वो एक जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी कम है यहाँ पे। ओके। जो वहां पे, क्योंकि वहां पे लीगलिटी ज्यादा है, जी, हाँ, यहाँ पे लीगलिटी ऐसी नहीं है। कंप्लायंसेस। ओके। यस। तो इन रीजन से कहते हैं ना वेस्टर्न में आप जाओ तो ट्रीटमेंट बड़ा अच्छा होता है। तो मैं ये बोलूंगा ऐसा नहीं कि सर्जन्स वहां के बहुत एक्सपर्ट है, आई विल से सर्जन्स, एशियन सर्जन ज्यादा एक्सपर्ट है बिकॉज हमारा एक्सपीरियंस ज्यादा है। सर्जिकल टेक्निक हमारी अच्छी है, हम सर्जरी ज्यादा करते हैं जी। बट हम वर्क लोडेड है, हमारे पास वो टीम सपोर्ट नहीं है जो होना चाहिए। ओके। जो आपको बाद में सर्जरी के बाद आपको पूरी केयर चाहिए, जी। वो चीजें लैक करती हैं एशियन कंट्रीज में। डिटेक्शन भी सर, अगर मैं ये आपसे शेयर कर पाऊँ, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त करीब 1.5 साल पहले उसको डिटेक्ट हुआ, लेकिन जब डिटेक्शन से पहले करीब 5 महीने वो उलझा रहा। उसको ये था कि जब भी वो स्टेज से ऊपर चढ़ रहा है तो सांसें हैवी हो जाती थी, ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा था, फील कर रहा था कि यार मुझे अंदर से कुछ डिफ़िकल्टी है। तो वो डॉक्टर के गया नेपाल में, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो जाके चेक कराया तो डॉक्टर्स बोले कि मे बी ट्यूबरकुलोसिस है, आपको टीबी हो सकता है। तो टीबी का टेस्ट कराया, वो नेगेटिव आ गया। फिर दूसरा डॉक्टर गया, वो भी बोले आपको टीबी हो सकता है, वापस से चेक किया, वापस से नहीं। सीटी स्कैन नहीं हुआ। सो जो होना चाहिए था वो पॉसिबली कितना हद तक हुआ नहीं हुआ नेपाल में, मैं एग्जैक्ट डेटा नहीं दे सकता। फिर वो इमीडिएटली यहाँ से उड़ के दिल्ली गया और उसको वहीं पे बोला गया इन अ डे टाइम कि आपको लंग कैंसर है और आप स्टेज 4 पे हो। और उसके बाद तो अब उसका जो 1.5 साल हो गए, वो कीमो पॉसिबली हर एक 3 हफ्ते में ले रहा है एंड थिंग्स एज सच, वो लंबा चल ही रहा है। तो डॉक्टर साहब, ये जो ये डिटेक्शन वाला प्रॉब्लम जो नेपाल में है, ये इंडिया में भी कितने हद तक है? सो अब इंडिया में भी डिपेंड करेगा। विज्ञान, आप बात करो दिल्ली की, जी, राइट। दिल्ली में इतने हॉस्पिटल्स हैं, एक्सपर्ट लोग भी बहुत हैं, पर अगर पेशेंट ने जैसे हिस्ट्री दी 5 महीने से मुझे दिक्कत हो रही है तो मेरा पहला टेस्ट क्या होगा, सीटी स्कैन कराऊंगा ही कराऊंगा मैं। ओके। मेरा पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है। टीबी वर्ड से मैं बोल रहा हूँ, ब्लड टेस्ट से, स्किन टेस्ट से टीबी डिटेक्ट करना कोई वो नहीं है। इट्स नॉट। इंडिया में अगर किसी का भी स्किन टेस्ट करोगे 70-80% को टीबी टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। ओके। बट अगर पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं, सांस ठीक से नहीं आ पा रहा, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो या तो लंग में इशू है या आपका विंड पाइप दब रहा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है। सीटी स्कैन विल थोड़ा हेल्प करेगा, फिर बायोप्सी आपको हेल्प करेगी। तो मैं ये कहता हूं अगर पेशेंट सिम्टम्स के साथ आ रहा है तो उसको इन्वेस्टिगेट करो, अर्ली इन्वेस्टिगेट करो। आप अपने एक्सपीरियंस से टीबी बना के टीबी की दवाइयां मत शुरू करो। सिंपल आपको एक एक्सरे करना है, एक्सरे में कुछ शक आता तो सीटी करना है, नहीं डायरेक्टली सीटी भी कर सकते हो।
तो दिल्ली में ये चीजें कम है, पर आप दिल्ली से पेरिफेरी में जाओगे तो चीजें बहुत कॉमन है। सेम चीज वहां भी होती है। जी। पेशेंट को टीबी की दवाइयां 3-3 महीने खिला रहे हैं, फिर पेशेंट आता है स्टेज 4 लंग कैंसर में। ओके, तो वहाँ पे भी पॉसिबली अर्बन स्ट्रांग है लेकिन अर्बन, rural- बिकॉज दिल्ली एक तरह से आपको मेडिकल हब है, जी हाँ। सो लोगों का डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो वो जल्दी चीजें पकड़ लेते हैं। माइंड सेट तो उन डॉक्टर्स का भी सेम ही होना चाहिए। जी हाँ। बट कई बार आप क्या होता है ना, आप राइट डॉक्टर के पास ही नहीं जाते। खास ये हो रही है, जी। इंडिया में बहुत प्रैक्टिशनर्स हैं, मुझे नहीं पता नेपाल में बेसिकली हम उनको बंगाली डॉक्टर बोलते हैं। ओके। उनके पास कोई डिग्री नहीं होती, ओके। गांव में वही बैठे होते हैं। उन्होंने थोड़े दिन किसी डॉक्टर के साथ बैठ के प्रैक्टिस कर ली, क्वैक डॉक्टर। क्वैक। हाँ। तो आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड, बट यस, क्वैक डॉक्टर्स बैठे होते हैं गांव में, एक दुकान खोल के उनके पास जाएंगे, दवाई दे दो जी। जी। टीबी की दवाई सारे डॉक्टर को लिखनी आ गई आजकल। वो लेके चले जाएंगे, कोई स्टीरॉयड देता, थोड़े दिन आराम हो जाता है, फिर बैठे रहेंगे। फिजिशियन के पास भी चले गए। सो फिजिशियन को ये आइडिया होना चाहिए कि यार कैंसर बहुत कॉमन हो चुका है, जी हाँ। भेज दो, चेक होने दो। वो अपनी दवाइयां शुरू रखते हैं। सेम चीज हमारे साथ होती है, जो ओरल कैंसर वाले पेशेंट आते हैं, वो डेंटिस्ट को बहुत दिनों से दिखाते रहते हैं, दांत निकाल दिया, दवाई लगा दी, लेजर कर दिया, कुछ कर दिया, बाद में पता लगता तो कैंसर है। ओके। आप कैंसर का ट्रीटमेंट डेंटिस्ट के पास नहीं है, नहीं है, पर पेशेंट को नहीं पता ये कैंसर है नहीं। आपको पता है ये कैंसर हो सकता है, आपकी ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए डॉक्टर की कि भी ऐसा कोई घाव है जो ठीक नहीं हो रहा, भेज दो डॉक्टर के पास। सो इसको कहते हैं रेफरेंस सिस्टम। जी हाँ। रेफरेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है। जी। मैं डॉक्टर, मैं ठीक करके दूंगा आपको। मेरे पास 100 पेशेंट आए, चलो मैंने 90 ठीक कर दी, पर मैंने 10 ठीक नहीं किए और 10 को मैंने रेफर ही नहीं किया और उनको दवाइयां देता रहा, तो आई एम ए बैड डॉक्टर। मुझे उन 10 को तुरंत रेफर करना चाहिए। ऑब्वियसली। तो वो एक रेफरेंस सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा एटलीस्ट एशियन कंट्रीज में नहीं है, एक्सेप्ट कोरिया एंड जापान की बात मत करना, वो मैं एशियन कहने वाली बात एशियन है, बट दे आर वेरी डेवलप्ड। ओके। ओके। इवन ताइवान एंड ऑल। तो मैं अगर एशियन में भी बात कर रहा हूँ तो लेट्स टॉक अबाउट ओनली नेपाल एंड इंडिया, साउथ एशिया। हाँ, जहाँ पे इवन बांग्लादेश, हाँ। जिसमें आप रेफरेंस सिस्टम ठीक नहीं है। सो डॉक्टर साहब, मैं पॉसिबली आपके कोर में भी थोड़ा और समझना चाहता हूँ। आपने बता दिया नेपाल में सबसे ज़्यादा थायराइड कॉमन है, लंग कॉमन है, वेस्पॉक्स कॉमन है। आप जैसे ये बता रहे हो, 4 जन को तो मैं जानता हूँ जिसके ऑपरेशन हुए हैं थायराइड कैंसर से। तो लेट्स से किसी को थायराइड, जो थायरोनॉम अगर कंज्यूम कर रहा है हर एक दिन, उसको पता कैसे चलेगा कि मुझे थायराइड कैंसर है? सो विज्ञान इसको अलग करते हैं, डिवाइड। थायराइड फंक्शन अलग चीज है और थायराइड कैंसर अलग चीज है। तो वो TSH, T3, T3, T4, THS का थायराइड कैंसर से कोई लेना देना नहीं है। ओके। सो नॉर्मली क्या होता है ना, थायराइड फंक्शन टेस्ट कराया, नॉर्मल आया, यार कुछ हो ही नहीं सकता। ओके। सो T3, T4, TSH आपको ये बताएंगे थायराइड ज्यादा है या कम है, कैंसर से लेना देना नहीं है। ओके। कैंसर कभी भी आपका थायराइड फंक्शन पे असर नहीं करता। सो ये नॉर्मल टेस्ट है। अब आपको कोई थायराइड में गांठ है, कब चेक करते हो आप? मान लो आपका T3 ज्यादा है, जी। ओके। तो डॉक्टर बोलेगा यार एक बार थायराइड का स्कैन करा के आओ। हो सकता है थायराइड में कोई नोड्यूल बन गई है, उसको हॉट नोड्यूल कहते हैं, जिससे हार्मोन्स ज्यादा बन रहे हैं। ओके। आप गए, आपकी हॉट नोड्यूल भी नजर आएगी, पता लगा कि एक और नोड्यूल नजर आ रही है, कुछ वो अलग है, वो कोल्ड है। कोल्ड नोड्यूल कैंसर के रिस्क ज्यादा होते हैं, तो फिर वो आपका FNAC एडवाइस करेगा। तो अर्ली थायराइड कैंसर तो मैक्सिमम टाइम पे बाई चांस पता लगता है। बाई चांस आप गए किसी और के लिए थे और पता लग गया। ये मुझे एकदम रिकॉल हो रहा है सर, यही था वो 4 जन के साथ यही हुआ था कि वो गए किसी और चीज के लिए थे, पकड़े गए थायराइड कैंसर। इसलिए आपने मुझसे स्क्रीनिंग की बात की नेपाल की ना जी। तो नेपाल में अगर मैंने कोई स्क्रीनिंग करानी है जी। तो मैं बोलूंगा अल्ट्रासाउंड करने में 3 मिनट लगते हैं। 3 मिनट लगते हैं। अल्ट्रासाउंड में कोई कट नहीं आता। नहीं आता। अल्ट्रासाउंड लगाना है, देखना है, वापस कर, थायराइड नॉर्मल है। अगर मैं यहाँ पे डॉक्टर हूँ तो मैं एडवाइस करूंगा यार 20 साल के बाद एक बार आप थायराइड, क्योंकि ये थायराइड कैंसर यंग लोगों में ज्यादा होता है। जी हाँ। स्कैन कराया, नॉर्मल है, बैठ जाओ घर पे, कोई दिक्कत नहीं। क्या कुछ भी नहीं लग रहा,
गोइंग बैक सर, यंग लोगों में ज्यादा होता है, यंग लोगों में थायराइड कैंसर ज्यादा होता है। नॉट ओल्ड पीपल? नो। कोई रीजन सर? सो मैंने बोला रेडिएशन एक्सपोजर एट अर्ली एज ओके इज अ कॉज ऑफ थायराइड कैंसर। ओके कि उनका थायराइड डेवलप हो रहा होता है, उस टाइम पे रेडिएशन एक्सपोजर होता है, तो उनको थायराइड कैंसर के कॉमन चांसेस है। ओके और ये कैसे कैंसर है, यंग लोग ज्यादा है और क्योर के चांस भी यंग में ही ज्यादा है। नॉर्मली क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, अगर यंग उम्र में कैंसर हो तो कैंसर के ठीक होने के चांस खराब है, ओके क्योंकि एग्रेसिव माना जाता है। जी हाँ। पर थायराइड कैंसर यंग लोगों में होता है तो क्योर के चांस ज्यादा होते हैं, और होता है यंग में ही ज्यादातर। ओके पर जो बड़े लोगों में थायराइड कैंसर होता है वो खराब वाला होता है, ओके उसमें चांस ठीक होने के कम होते हैं। ओके सर। तो 20 साल की उम्र में जाके एक बार थायराइड का अल्ट्रासाउंड करा लिया, सब लोगों ने ठीक है, फिर 2 साल बाद 3 साल बाद देख लो, तो एक नॉर्मल स्कैन करने में कुछ भी नहीं जाता, कोई कॉस्ट भी ज्यादा नहीं, कुछ नहीं है। हाँ और खासकर उस कंट्री में जहाँ पे कॉमन कैंसर है। मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे, आई कैन से भी 50 लोग तो मैंने ऑपरेट किए हुए थायराइड कैंसर के नेपाल से। ओके जब मैंने ओपन सर्जरी की या रोबोटिक थायराइड रोबोट से किया, जैसे भी किया, अच्छा 50% 50 तो मैं बता सकता हूँ, इतना कॉमन है यहाँ पे। अब अगर मैंने 50 किए हैं तो अब सोचो कितने होंगे जो दिल्ली भी आते हैं, यहाँ भी कराते हैं, हाँ। कॉमन। हम्म पर ऐसा नहीं है कि आप 20 साल तक नेपाल में रह रहे थे, आप कहीं और चले गए तो आपको तब भी कॉमन है। ऑब्वियसली तो बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे, यहाँ के बच्चे ऑस्ट्रेलिया रह रहे हैं एंड देन उनको डिटेक्ट होता है, फिर वो आते हैं ट्रीटमेंट कराने। वो वर्क के लिए चले गए ऑस्ट्रेलिया, या कहीं बाहर चले गए, सऊदी या कहीं भी चले गए, जी या यूएस भी चले गए, क्योंकि यहाँ से माइग्रेशन कॉमन है आज के टाइम पे। जी हाँ, बहुत बहुत जन बाहर जा रहे तो हैं। थायराइड मैं अगर एक स्कैन करना है तो मैं लंग का भी स्कैन करना चाहूंगा, क्योंकि लंग का कैंसर थोड़ा एग्रेसिव होता है, और थायराइड का कैंसर क्योरेबल है तो जल्दी डिटेक्ट होता है, क्योर के चांस भी ज्यादा है। सो थायराइड कैंसर के लिए अल्ट्रासाउंड, लंग के वोकल के लिए एक सिंपल, आपकी अगर कोई भी वॉइस में चेंज है, जी जाके एक सिंपल दूरबीन की जांच होनी है, तो इसको लैरिंगोस्कोपी कहते हैं, सिंपल, लैरिंगोस्कोपी, 1 मिनट भी नहीं लगता। ओके और लंग के लिए एक्सरे करा लो, जी, और एक्सरे से बेटर आपको तो सीटी स्कैन करा लो। सीटी सीटी स्कैन इज मच बेटर। ओके। डॉक्टर साहब, आपके कोर्स में घुसने से पहले एक और चीज़ जो एकदम बडिंग और पॉसिबली कहीं ना कहीं डर दे रही है, कोई कोई एआई फंक्शंस है लाइक ग्रॉक, मेडगामा, क्लॉड भी काफ़ी हद तक आगे बढ़ रहा है, जहाँ आप अपने रिपोर्ट्स को क्लिक करो, अपने सिटी स्कैन या एक्सरे को क्लिक करो, एआई को दे दो और फिर बोलो कि मुझे प्लीज़ क्या हो सकता है? ये कितना ठीक है एक इंडिविजुअल के लिए? सो वैज्ञानिक करता क्या, एआई आपका डाटा जो आपने डाला हुआ है जी उसी को कलेक्ट करके एक इंफॉर्मेशन देता है। जी तो इंफॉर्मेशन में वो गलत नहीं होती, बट वो इंफॉर्मेशन इतनी एक्सटेंसिव होती है जी कि हर पॉइंट पे, मान लो मैंने आप डाला कि मेरे एक्सरे कराया, मैंने एक्सरे डाल दिया और एक्सरे को स्पॉट आ गया, जी ओके, तो आपको एआई सब कुछ बता देगा, टीबी भी, कैंसर भी, इन्फेक्शन भी, ये भी। और आपका दिमाग पता कहाँ जाएगा? कैंसर पे। हाँ, सब भूल जाओगे, सब भूल जाओगे। वो बता रहा है पॉसिबिलिटीज, लेकिन दिमाग कैंसर की तरफ जाएगा। 1% रिस्क भी कैंसर का लिखा तो आप 1% पे ही अटकोगे, हाँ ओके, हाँ एंड फिर जो आपको नींद नहीं आएगी और फैमिली को पूरी को डिस्टर्ब करोगे, एंड फिर वो आपको समझाने से, मैंने बोला था समझाने से, जो एआई पढ़ के आ गया ना, डाटा लेके आ गया मेटा पे, तो उसको समझाना भी बहुत मुश्किल है जी कि ये नहीं है। एंड मेरे ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस है पेशेंट के साथ, ओके, यंग लड़की फ्रॉम पंजाब, थायराइड में नोड्यूल है छोटी सी, किसी डॉक्टर ने बोला कैंसर हो सकता है। अब उनके पेरेंट्स आते हैं मेरे पास, सर 2 साल से मैं जीने नहीं दे रही, खुद भी नहीं जी रही, हमें भी नहीं जीने दे रही, रोज मेटा, एआई, गूगल सब सर्च मारते हैं, और फिर बच्चे भी इफेक्ट हो रहे हैं, शी इज मैरिड, हम भी इफेक्ट हो रहे हैं, सर इसको कुछ तरह समझाओ। आई टुक 1 hour टू मेक हर अंडरस्टैंड, एक ही लाइन, कि बाई चांस ये कैंसर भी हुआ ना, ये छोटी सी नोडुल में मैं इलाज भी नहीं करूंगा, बिकॉज थायराइड कैंसर नहीं तंग करता। तो ये लाइन मैंने बोली, ये लाइन मेटा ने नहीं बोली, ये गूगल ने नहीं बोली। एंड उसके पेरेंट्स आज दे वर सो हैप्पी विद मी कि भी यार बहुत 2 साल हम सोए ही नहीं सर, इसमें सोने नहीं थे। तो एक मेटा में, एआई में कोई इमोशनल टच नहीं है, नहीं है, वो आपका एक डाटा कलेक्शन है, डाटा कलेक्शन को आप यूज कर रहे हैं। सो मेरा ये मानना है कि हो सकता है फ्यूचर में जितने लोग, हमारी न्यू जनरेशन यही यूज करेगी, तो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस बहुत आने वाली है।
सब लग रहे हैं डॉक्टर साहब, सब लग रहे हैं। मतलब जितना भी मैं भी जितने से मिलता हूँ वो भी नहीं कुछ भी हुआ। पहले पहले गूगल दाई था, हम लोग गूगल दाई बोलते हैं। सर आप ना डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते कि आपको, तो मेरे पास तो मेटा है यार। पर जो मेटा आपको तंग करेगा ना, फिर आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, पर वो डिस्टर्ब होके जा रहे हो। आई थिंक दिस इज फॉर मी, फॉर द डॉक्टर्स टू गेट यस, मोर इम्प्रूव मोर। मैं उसको यूज करता हूं तो मैं उसको अंडरस्टैंड करता हूं। जी। जो काम आपका नहीं है वो आप काम करने जाओगे तो आप डिस्टर्बेंस ज्यादा मिलेगी आपको। मुझे साइंटिफिक नॉलेज ज्यादा है, मुझे मेडिकल नॉलेज ज्यादा है, तो मैं मेटा यूज करता हूँ अपने फील्ड के लिए, इट्स गुड फॉर मी। आप अपने फील्ड के लिए मेटा यूज करोगे, गुड फॉर यू। पर मतलब पेशेंट का ये फील्ड ही नहीं है और उस पर वो डॉक्टरी कर रहा है कि मुझे क्या हो सकता है, तो मेटा तो सब बताएगा। ऑल पॉसिबल रीजंस। एंड फिर वो ओके ओके डॉक्टर साहब, ये तो प्रीटी मच क्लियर है दैट वी हैव की। दूसरा मैं आपको कह रहा था, हम बात कर रहे थे ना कि स्क्रीनिंग। जी हाँ। देखो मैं मतलब मेरा एक अपने कॉमन सेंस है, मुझे नहीं पता मैं करेक्ट हूं या नहीं हूं। हम कैंसर पे जो इकोनॉमिक बर्डन है ना ट्रीटमेंट पे, जी हाँ। बहुत बड़ा इकोनॉमिक बर्डन है। जी। अब नेपाल, मैं आपको नेपाल की पॉपुलेशन जो मेरे आंकड़ों के हिसाब से 3 करोड़ के आसपास हम कहते हैं, उसमें से आई थिंक 1 करोड़ लोग बाहर है, 2 करोड़ लोग रह रहे हैं। ट्रू। अब 2 करोड़ में हम एक एनालाइज करते हैं भी, मैं ये चीज इंडिया के लिए नहीं कह सकता, 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, पर नेपाल के लिए मैं जरूर बोल सकता हूँ यहाँ बैठ के। 2 करोड़ लोग हैं, 2 करोड़ में मान लो मैं कहता हूँ कि भी 10% इंसिडेंस है कैंसर का, 20 लाख लोग हो गए। बहुत ज्यादा 20 लाख लोग नहीं मिलेंगे। 2% मान लो तो 4 लाख लोग हो गए। तो अब मुझे नहीं पता कि अब जब ट्रीटमेंट कराते हो तो इसका इकोनॉमिक बर्डन बहुत ज्यादा है जी। पर अगर स्क्रीनिंग करते हो तो इकोनॉमिक बर्डन कम है, बहुत कम है, बहुत सो कम। अगर हमारी एक नई गवर्नमेंट आई है अभी नेपाल में, यंग गवर्नमेंट आई है, सो माई मैसेज कि अगर आप हेल्थ पे फोकस करते हो तो आपको सबसे पहले अपने एक देश में स्क्रीनिंग फॉर कैंसर्स पे अगर फोकस करोगे तो आपका इकोनॉमिक बर्डन आई थिंक कम होगा और पेशेंट का ट्रीटमेंट इजी भी होगा, क्योर रेट भी बढ़ेंगे एंड आपको सक्सेसफुल ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं ना वो भी होगा, रेदर देन टाइम आने पे डिटेक्ट हुआ फिर इधर भाग रहे हो, इंडिया भाग रहे हो, कोई कोरिया जा रहा है, कोई थाईलैंड जा रहा है, दैट इज टू कॉस्टली फॉर देम। यस। एंड फिर सक्सेस रेट भी कम है। जी। तो अगर आप कुछ कॉमन कैंसर्स पे हमारी गवर्नमेंट, आई एम टॉकिंग नेपाल गवर्नमेंट ध्यान देती है कि उनका स्क्रीनिंग मैंडेटरी कर दो, आई थिंक पब्लिक के लिए बहुत अच्छा है। कोई हद तक तो है भी डॉक्टर साहब, स्पेशली फीमेल महिला के लिए पैप्समियर टेस्ट और ये सब काफ़ी अग्रेसिव ही है नेपाल में। लेकिन आपने जैसे बोला मेन के लिए ये बहुत कम है। थायराइड फंक्शन टेस्ट या थायराइड कैंसर टेस्ट। मैं कह रहा हूँ आपको थायराइड फंक्शन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड नेक और चेस्ट एक्सरे कराने में 1000 रुपये का भी खर्चा नहीं है। अब क्या होता है ना, जो इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं अपने इंश्योरेंस वो कभी भी टेस्ट कवर नहीं करती। यूएस में टेस्ट कवर होते हैं इंश्योरेंस में, हमारी कंपनीज नहीं कवर करती। ये एक दूसरा ही मुद्दा है, ये हमारे में भी प्रॉब्लम है। हाँ, तो अगर ये मान लें 1000 रुपये मैं लगा रहा हूँ, मैं नहीं कहता सारे लोग 1000 रुपये अफोर्ड कर सकते हैं जी। 1000 लोग रोगे बहुत मैटर करते हैं जी। तो गवर्नमेंट कोई स्कीम निकालती है, लोगों को स्क्रीन कर सकती है और सस्ते में कर सकती है, टाई अप करे हॉस्पिटल के साथ, इनको स्क्रीन करो, 1000 की जगह 500 रुपये में स्क्रीन करो, यू विल गेट मोर नंबर्स, पेशेंट ज्यादा मिल जाएंगे आपको स्क्रीन करने के लिए, उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, हॉस्पिटल के लिए भी, तो पेशेंट्स के लिए भी अच्छा रहेगा। तो इस तरह की स्कीम बनती है तो पब्लिक के लिए अच्छी है। तो मैं यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ की पॉपुलेशन अभी भी कंट्रोलेबल है, यू कैन मैनेज। अब मैं दिल्ली में जाके बोलूँ, दिल्ली में 4 करोड़ पॉपुलेशन है, डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट है, 150 करोड़ की इंडिया में है, आई डोंट कितने कराएंगे कितने नहीं कराएंगे, आई डोंट नो, बट एटलीस्ट with a population of 2 CR, जी, we can manage this. For sure. डॉक्टर साहब, लेट्स से कोई पेशेंट को कैंसर डिटेक्ट होता है, जहाँ तक आप हैं, आप तो काफ़ी आगे डॉक्टर साहब, आप हेड और नेक का भी सर्जरी करते हैं, ओरल कैंसर्स, थायराइड कैंसर, लंग कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर। बेसिकली हाँ, मैं एक कैंसर सर्जन हूँ, तो सारे कैंसर्स को, सारे कैंसर्स। हाँ, पर मैं उसका एक आपको बताऊंगा मैंने उसको कैसे मैनेज करता हूँ। सो मेरे पास जो टीम है, आई विल से इंडिया में मेरे पास लार्जेस्ट टीम है। ओके। 150 लोगों की टीम है मेरे पास, 150, एंड उसमें 55 डॉक्टर्स हैं। सो मेरा अपना एक विजन है जी,
कि कैंसर का ट्रीटमेंट डायग्नोसिस से पहले शुरू होता है, ओके। दैट इज साइकोलॉजी। और कैंसर का ट्रीटमेंट इलाज पे नहीं खत्म होता, जब तक वो पेशेंट को आप सोसाइटी में वापस नॉर्मल इंसान पे ना ला दो तब तक खत्म नहीं होता। अगेन साइकोलॉजी। एंड एक कहते हैं ओंको रिहैब। ओंको रिहैब मीन्स कि भी आप उसको रिहेबिलिटेट करो नॉर्मल लाइफस्टाइल में जाने के लिए। सो प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी मेरी टीम है, जी। जो डोर टू डोर हम स्क्रीनिंग करते हैं, हम कैंप्स लगाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आई डू दैट, वी डोंट चार्ज एनीवन। वंडरफुल डॉक्टर साहब। एक स्क्रीनिंग में मुझे 1000 रुपए का खर्चा है, वी बियर दैट, माई हॉस्पिटल बियर दैट। एंड हम आई थिंक लास्ट 5 years में वी हैव स्क्रीन मोर देन 25,000 पीपल। वाह, ओके। So फ्री में this डॉक्टर साहब। preventive oncology. अमेजिंग। And this team has one ENT doctor, one gynae doctor, 2 nurses, and 1 coordinator. They goes to people. ये पहले उनको लेक्चर लेते हैं कि किस कैंसर में क्या टेस्ट होना चाहिए। मेनली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कॉलेज, स्कूल। एंड फिर जिनको रिस्क लगता है उनको हम स्क्रीन करते हैं। ओके। पैप स्मीयर किया, मैमोग्राफी, ओरल टेस्ट किए। सो इंडिया में अगर मैं 3 कैंसर का चेकअप कर लूं, ओरल का, ब्रेस्ट का और सर्विक्स का, मैं 60% कैंसर मैंने स्क्रीन कर लिए। इतना भी ज्यादा है उसमें भाई इंडिया में? ओरली 35 ओरल है, तो ब्रेस्ट 15-20% ब्रेस्ट है, 15-20% सर्विक्स है। तो अपने में 3 चेकअप हम करते ही करते हैं, प्लस चेस्ट एक्सरे भी करते हैं। जी। तो हमने स्क्रीन किया, उनके टेस्ट किए हमने, कोई आता है डिटेक्ट होता है तो उसका ट्रीटमेंट भी करना है, उसको ऑप्शन भी देने। भी मैं प्राइवेट में काम कर रहा हूँ, सरकारी में भी जा सकते हो, यहाँ भी करा सकते हो। तो पहले स्टेप पे प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी भी आ गई, साइकोलॉजी भी आ गई, फिर आपका ट्रीटमेंट आ गया, सर्जरी, रेडिएशन, कीमो। फिर आपकी टीम आ गई ओंको रिहैब जी। फिर हमारी एक पेन एंड पैलेटिव की टीम, जो मैंने आपको बताया, जी। जो मेरी वाइफ देखती है, डॉक्टर नमिता डबास, कि अगर किसी पेशेंट को आप ट्रीट नहीं कर सकते, बहुत कॉमन है 90% 80% जो लंग कैंसर पेनक्रियास स्टेज 4 पे पता लगते हैं जी। दे डोंट वांट ए डेथ विद पेन। सो पेन मैनेजमेंट एंड पैलिएटिव केयर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो चीज आपकी टीम में होनी चाहिए। तब आप इस सारी चीज को स्पेक्ट्रम लेके चलते हो, तो मेरी टीम में वो स्पेक्ट्रम है और मैंने बनाया है धीरे धीरे। इन लास्ट 10 years मैंने यही डेवलप किया है। फिर मैंने टीम में जो आपके एनेस्थेटिस्ट होते हैं, जो एनेस्थीसिया देते हैं, तो हॉस्पिटल में क्या होता है कि एक ही डॉक्टर एनेस्थीसिया दे रहा है गॉल ब्लैडर सर्जरी के लिए भी और कैंसर के लिए भी दे रहा है। कैंसर सर्जरी 8 घंटे की है, गॉल ब्लैडर सर्जरी 20 मिनट की है। तो कैंसर सर्जरी इज मोर कॉम्प्लेक्स, उसमें आपके शरीर में चेंजेस ज़्यादा हो रहे हैं, हार्ट पे भी, लीवर पे भी, लंग्स पे भी फर्क पड़ता है ऑब्वियसली। तो एनेस्थीसिया की टीम अलग, फिजियोथेरेपी अलग, टेक्नीशियन अलग, नर्सेज अलग, सब कुछ अलग किया, सो दैट वी कैन मैनेज देम वेल। एंड हमारे अंदर एक सिंपैथी हो जाती है कैंसर पेशेंट के लिए उस टीम में। आज मैं एक सर्जन हूँ जो गॉल ब्लैडर की भी सर्जरी कर रहा हूँ सिंपल, और कैंसर की भी, तो मेरे अंदर वो सिंपैथी नहीं आएगी, पर मैं वो कैंसर के लोगों के एक्सपीरियंस सुन सुन के वो सिंपैथी मेरे अंदर है कि भी ये ठीक करना है, क्योंकि ये नहीं, पूरी फैमिली अफेक्टेड है। तो ऐसी टीम डेवलप करना इज लाइक वी शुड हैव ए टीम। तो अगर आप ये टीम डेवलप करते हो तो आपका ट्रीटमेंट भी एथिकल हो जाता है। एथिकल मीन्स मैं, रेडिएशन, मेडिकल, डॉक्टर तीनों बैठ के डिसाइड करते भी आपका ट्रीटमेंट ये होना चाहिए। ये नहीं कि मैं सर्जन हूँ सर्जरी करूंगा, मैं कीमो का मैं कीमो दूंगा, मैं रेडिएशन में रेडिएशन का दूंगा, वो नहीं होता फिर उसमें। ओके, हाउ डू डिटरमाइन, कैसे पता चलता है कि ये पेशेंट को रेडिएशन चाहिए, कीमो चाहिए या सर्जरी चाहिए? विज्ञान, ये गाइडलाइंस है हमारी कैंसर ट्रीटमेंट की, इसको हम NCCN गाइडलाइंस कहते हैं, जो बहुत सारे डॉक्टर्स मिलके पूरा एक्सपीरियंस और लिटरेचर देख के गाइडलाइंस बनाते हैं। फिर इस कैंसर का ट्रीटमेंट ये, सो मोर और लेस एक डिक्टम है, अर्ली कैंसर का क्योर सर्जरी और रेडिएशन से होता है। अर्ली कैंसर जी, मैक्सिमम में सर्जरी। ये अर्ली में स्टेज 1, स्टेज 1, स्टेज 2, समटाइम्स स्टेज 3 तक भी पहुंच सकता है। ओके, उसमें सर्जरी इज द मेन जो क्योर करती है। जी, ओके। कुछ कैंसर्स में जो डिफिकल्ट साइट्स होती हैं, जहाँ सर्जरी के साइड इफेक्ट ज्यादा हो सकते हैं, वहां आप रेडिएशन पे आ जाते हैं। ओके, लाइक सर्वाइकल कैंसर की बात करो, जी, फर्स्ट स्टेज पे आप सर्जरी और रेडिएशन में से कोई भी करो, क्योर रेट बराबर रहता है। ओके, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज पे हम कीमो प्लस रेडिएशन पे आते हैं, सर्जरी की बात ही नहीं करते। ओके, और फोर्थ स्टेज में तो कीमो ही होती है। सर्विक्स के ऊपर यूट्रस है, यूट्रस की पहली स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, सब में हम सर्जरी प्रीफर करते हैं, क्योंकि उसमें
रेडिएशन की इफेक्टिविटी नहीं है। जी। तो डिपेंडिंग अपॉन किस ऑर्गन का कैंसर है, क्या स्टेज है, गाइडलाइंस है। पर क्योर मीन्स आइदर सर्जरी और रेडिएशन, एक्सेप्ट कुछ कैंसर ओके। लाइक लिम्फोमा एक कैंसर होता है, लिम्फ नोड का कैंसर, जी। कीमो, कीमो ही। समटाइम्स प्लस माइनस रेडिएशन। ओके। ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर, कीमो। तो कुछ कैंसर है जिसमें हम खाली कीमो की बात करते हैं क्योर के लिए, क्योर के लिए। बाकी कैंसर्स में हम कीमो की बात उसको रोकने के लिए, उसको दबाने के लिए या टेम्परेरी क्योर करने की बात करते हैं जी। मैक्सिमम टाइम पे। क्योंकि आप सर्जरी एज अ सर्जन ज़्यादा काम करते हैं, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज में जो सर्जरी पहले हुआ करता था ट्रेडिशनल सर्जरी, और अभी जो हम एक नया मॉडर्न दुनिया में रोबोटिक सर्जरी जो आप उसके एक्सपर्ट हैं, ये दोनों में अंतर क्या है? सो विज्ञान, इससे पहले मैं एक चीज बताऊंगा कि आप कैंसर का ट्रीटमेंट क्यों करते हो। ओके। पेशेंट को क्योर करने के लिए, कैंसर सेल्स को मार के फेंक देने के लिए। क्योर करना है मीन्स पेशेंट को ठीक करना है, पेशेंट को चाहे मैं सर्जरी से करूं चाहे मैं रेडिएशन से करूं। जी। सेकंड चाहता हूं मेरे ट्रीटमेंट का पेशेंट को साइड इफेक्ट ना आए। ओके। कि आप कोई भी ट्रीटमेंट करते हो, पेशेंट को सोशल लाइफ में या नॉर्मल लाइफ में फिजिकली एक्टिव होके आना जल्दी जरूरी है। ओके। प्लस आप चाहते हो कि पेशेंट की डिसफिगरमेंट ना हो, कि पेशेंट कोई फेस खराब ना हो, ना हो। पेट की सर्जरी करो तो हार्निया वगैरह ना बने, चेस्ट की करो तो पेन बहुत ज्यादा ना हो। तो आपने क्योर भी करना है, पेशेंट की फंक्शनैलिटी मींस पेशेंट के फंक्शंस भी सारे ठीक चाहिए और कॉस्मेटिकली भी ठीक चाहिए। जी। तो आप सर्जरी में रिफाइनमेंट ला रहे हो। पहले एक टाइम पे अगर कभी आपने देखा मुंह के कैंसर का पूरा बिगड़ा रहता था सबका, ऐसे दिख रहा है, जबड़ा टेढ़ा है, चबा नहीं पा रहे हो, एक तरफ का जबड़ा निकाल दिया, दूसरी तरफ का टेढ़ा है, राइट। खा ही नहीं पा रहे हो, सलाइवा नीचे गिर रही है। तो आप मानोगे यार वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं रहते। वो आपके सामने बैठेंगे तो आपको भी लगेगा क्या हो रहा है यार। वो टीवी में उनको एड खुद को लगेगा, उनको खुद को लगेगा कि मैं ना बैठूं, वो आइसोलेट करेगा, घर पे ही रहेगा, डिप्रेशन में जाएगा, एंड ऐसे लोगों को बीमारी वापस जल्दी आती है। ओके। तो आप क्या सोचते हो कि आप ऐसा कोई ट्रीटमेंट करो कि आप उनको क्योर भी करो, उनकी फंक्शनैलिटी, खाना पीना बोलना चलना फिरना भी अच्छा रहे और कॉस्मेटिकली भी ठीक रहे। तो इसके लिए लेप्रोस्कोपी सर्जरी आई पेट के लिए, चेस्ट के लिए आई। फिर धीरे धीरे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को रोबोटिक सर्जरी ने रिप्लेस किया। ओके। अगर आप बेसिक डिफरेंस देखो, ओपन तो कट है, कट है, लेप्रोस्कोपिक दूरबीन से है, जी हाँ, एक छेद। रोबोट भी दूरबीन से है। ओके। तो लोगों को लेप्रोस्कोपिक और रोबोट में डिफरेंस नहीं पता लगता। वो बेसिक डिफरेंस मैं आज क्लियर करता हूं आपके थ्रू। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी मीन्स आपने दूरबीन डाली और आप डॉक्टर वहीं खड़े होकर सर्जरी कर रहे हैं। जी। मेरे दो हाथ है, मैं दो हाथ से दो इंस्ट्रूमेंट पकड़ सकता हूँ, फिर मेरा एक असिस्टेंट उसके पास है। अब रोबोटिक सर्जरी में क्या है कि पेशेंट है, पेशेंट के रोबोट की 4 आर्म्स होती है, चारों आर्म्स अंदर गई। अब डॉक्टर यहां नहीं खड़ा, डॉक्टर एक कंप्यूटराइज सिस्टम पे बैठते हैं, उसको हम कंसोल कहते हैं। जी। वहां पे बैठ के अपने हाथ से पैर से चारों इंस्ट्रूमेंट एक डॉक्टर कंट्रोल करता है। ओके। मी जी। तो मैं सब कुछ मेरे पास है। जब आप सर्जरी करते हो तो आपको सर्जरी का एक प्रिंसिपल है, ट्रैक्शन काउंटर ट्रैक्शन, खींचते हो और फिर काटते हो, तो उसमें कटिंग अच्छी होती है। तो अब इसमें मेरे पास 4 इंस्ट्रूमेंट है, तो ट्रैक्शन भी मैं दे रहा हूं, काउंटर ट्रैक्शन भी दे रहा हूं, काट भी मैं रहा हूं। तो उससे उसकी प्रिसीजन कहते हैं एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो गई। ओके। सेकेंड, इस कंप्यूटराइज सिस्टम का जो कैमरा है वो 3D है। ओके। आपकी डेप्थ परसेप्शन अच्छी है कि कितनी डीप जा रहा हूं मैं। थर्ड, जो कंट्रोल मैं सारे इंस्ट्रूमेंट को मैं कर पा रहा हूं, जो इंस्ट्रूमेंट है वे उनकी जो रोटेशन है, जी। मेरी रिस्ट की रोटेशन लिमिटेड है, जी। उनकी ऐसे है 360 जा तो सकते। डीप एरिया में, डीप मीन्स पेल्विस, जी। लाइक चेस्ट, आई कैन गो मच डीपर, जो मैं हाथ से नहीं पहुंच पा रहा था। तो मेरी जो मार्जिन कहते हैं, कैंसर की क्लियरेंस बहुत बेटर हो जाती है जब मैं जितना डीप जाऊंगा, ऑब्वियसली, एंड उतने साइड इफेक्ट कम हो जाएंगे। मैं फालतू की टिश्यू को नहीं छेड़ रहा, मैं पर्टिकुलर प्लेन में जा रहा हूं, तो पेशेंट की रिकवरी, ब्लड लॉस, ये रिकवरी अच्छी होती है, ब्लड लॉस नहीं होता।
बट अगेन मैं हमेशा बोलता हूँ सबको, यू शुड बी ट्रेन्ड सर्जन ऑल्सो। रोबोट आपको सर्जन नहीं बना रहा। नहीं, obviously। रोबोटिक टेक्नोलॉजी आपको खाली एक टेक्निक दे रही है जिससे आप अपनी सर्जरी को रिफाइन कर सकते हैं। जी। आई शुड बी ए गुड सर्जन, रोबोट कैन मेक मी बेटर, मीन्स रोबोट मुझे बेटर बना देगा। जी। आई एम नॉट ए गुड सर्जन, रोबोट मुझे बेटर नहीं बनाएगा। ऑब्वियसली नॉट। सो टेक्नोलॉजी को यूज करना डॉक्टर के हाथ में है, और ये टेक्नोलॉजी को कहते हैं मास्टर स्लेव। आई एम द मास्टर, रोबोट इज स्लेव। लोग कहते हैं रोबोट ही कर देगा, रोबोट हिलेगा ही नहीं जब तक मैं नहीं हाथ ही नहीं लाऊंगा। ऑब्वियसली। तो एक टच टेक्निक है भी, आपको फिक्स कैमरा में रहते हो, जब तक मेरा टच रहेगा फेस तब तक रोबोट चलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं सिर हिला के हाँ हाँ कर रहा हूँ, होगा ही नहीं। ऑब्वियसली नहीं। सो उसमें रोबोट में गलतियों के चांसेस नहीं है। सर्जन गलती कर सकता है, रोबोट नहीं करेगा, ओके। क्योंकि रोबोट तो आपके कंट्रोल में है। सर ये बात पे एक विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं एज एन ओपन एक डॉक्टर साहब से एक आगे रख रहा हूँ, ये रोबोट्स अवेलेबल हैं और एआई कुछ ज़्यादा ही हद तक आगे बढ़ गया। प्लीज़ टेक दिस हेल्थली, मैं ये प्रश्न रख रहा हूँ, क्या एआई और रोबोट खुद मिक्स होके ये सर्जरी कर पाएंगे कल के दिन में? सी अभी अगले 30 साल का नहीं पता। ओके। आज से 20 साल पहले हमने रोबोट भी नहीं सोचा था, नहीं सोचा था। रोबोट आया। अब आज रोबोट कंप्लीटली सर्जन कंट्रोल्ड है। कंप्लीटली मींस कंप्लीटली। जी। अब इसमें एक आई अब रोबोट में टेली रोबोटिक्स। जी। सो आई एम वन ऑफ द फर्स्ट सर्जन इन माय कंट्री जिसने टेली रोबोटिक्स किया। ओके। टेली रोबोटिक्स मींस मैं नेपाल में बैठा हूं और मैं सर्जरी दिल्ली में कर रहा हूं। जी। डिस्टेंस में रोबोट से। रोबोट यहां भी है, रोबोट वहां भी है। यहां पेशेंट नहीं है, पेशेंट वहां है। उसमें भी कोई गलती के चांसेस नहीं है। ओके। तो टेली रोबोटिक्स मींस मैंने यहाँ रोबोट है, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, कोई पेशेंट कहता है मुझे नेपाल को मुझे रोबोटिक करानी है पर मेरा ट्रैवल एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहा है तो मैं नहीं आ सकता, मेरी यहीं कर दो। यहाँ पे कोई ट्रेन सर्जन है, ऑब्वियसली ट्रेन सर्जन साथ होना जरूरी है। तो अगर है और रोबोट भी है, वी कैन डू इट। जी। तो रोबोटिक आया, टेली रोबोटिक आया जो कभी भी सोचा नहीं था। अब एआई जिस उससे आ रहा है, तो एआई सारे डाटा कलेक्शन पे आ रहा है। जी। क्या कंप्यूटर ये रोबोटिक अपने आप पेशेंट की सर्जरी कर देगा? अभी तक हमें विश्वास नहीं हो रहा। ओके। फिर फ्यूचर हमें किसी को भी नहीं पता। जी। हाँ। अब इसमें और चीजें भी आ गई कि जब आप सर्जरी करते हो तो ट्यूमर मैपिंग मींस हमारे किडनी में कोई ट्यूमर है। जी। अभी तो आप जब आप जाते हो तो आप ट्यूमर को एक अंदाजे से काटते हो, ट्यूमर हो सकता है। अब आपके 3D वर्चुअल इमेजेस बन के आ जाती हैं कि इस ट्यूमर के पास ये आर्टरी जा रही है, इसके पास से ये नस जा रही है, इससे दूर चलो, इसको इंजरी हो सकती है। वो चीज भी आ गई है। ओके। सो अभी तक जो टेक्नोलॉजी है वो सर्जरी को सेफ बना रही है। अभी तक उस टेक्नोलॉजी ने कभी ये नहीं बोला हम सर्जन को रिप्लेस कर रहे हैं। ऑब्वियसली नहीं। पर फ्यूचर में जो एक हमेशा डिस्कशन होता है, कैन एआई रिप्लेस सर्जन्स? अभी बोलूंगा नो। पर अगर एआई रिप्लेस करती है सर्जन्स को तो सबसे पहले इमोशनल टच जाएगा। जी। हाँ। और जो साइकोलॉजी जो मैं बात कर रहा हूँ आपको, जो सबसे बड़ी बात किसी भी कैंसर ट्रीटमेंट में है वो चली गई। मशीन ही बात कर रही है, मशीन ही ट्रीटमेंट कर रहा है, तो आपका डिप्रेशन कोई ठीक नहीं कर पाएगा। नहीं, मैं डॉक्टर से रिप्लेस हो जाएंगे। मैं नहीं, ये है, ये मैं आपको जैसे एडिशनल बता रहा हूँ, ऐसा आ रहा है। ओके। तो एआई रोबोटिक्स इज गोइंग टू मेक यू बेटर, मतलब आपको अच्छा बनाएगी। जी। बट अगेन मैं कह रहा हूँ उस एआई को फिर डॉक्टर ही यूज करे, जो मैंने बोला आपको। जी। जी। तो वो आपको अपने आप को रिफाइन करेगा, टेक्नोलॉजी रिफाइन करेगा और पेशेंट के बेनिफिट में कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन सो हेल्दीली एंड ओपनली, क्योंकि काफ़ी डॉक्टर साहब ये एकदम सिंपल वे में ये क्वेश्चन लेते नहीं हैं। डॉक्टर साहब जाते जाते मेरे पास दो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको रखना चाहता हूँ। एक, आपने उस वक्त भी कहा था इम्यूनोथेरेपी। क्या इम्यूनोथेरेपी भी रोबोटिक सर्जरी ये दो मिक्स में बेटर रिजल्ट देती है या सिर्फ कीमो में ही देती है? देखो मैंने आपको बताया कि कैंसर के 3 ट्रीटमेंट है, रेडिएशन, कीमो और सर्जरी। जी। तो रेडिएशन और सर्जरी मैक्सिमम क्योर के चांस इनसे है। ओके। कीमो, इम्यूनोथेरेपी और टारगेट थेरेपी एक ही पार्ट है। एक पार्ट मीन्स इंजेक्शन वाले पार्ट है जिसको हम मेडिकल ऑन्कोलॉजी में कहते हैं। जी। सो अब हम कीमो, इम्यूनो और टारगेट की बात क्यों करते हैं? हम चाहते हैं कि स्टेज 4 पे हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पेशेंट की रिकवरी भी अच्छी हो जाए और पेशेंट को साइड इफेक्ट ना आए।
अभी तक हमें कीमो से क्या डर है? कीमो के साइड इफेक्ट से। हम्म, जो कीमो क्योर करेगी, कितना ठीक करेगी, कितना कम करेगी, वो डिफरेंट है, पर कीमो के साइड इफेक्ट तो काफी लोगों को आते हैं। जी। तो इनके साइड इफेक्ट कैसे कम हो सकते हैं? तो कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिनमें हम कुछ जेनेटिक टेस्ट करते हैं और उनको देखते हैं कि भी इसमें कीमो से ज्यादा बेटर टारगेट काम करेगा ओके। और टारगेट के साइड इफेक्ट कम है। ओके। तो हर कैंसर में आप टारगेट नहीं दे सकते, हर कैंसर में आप इम्यूनोथेरेपी नहीं दे सकते। ओके। तो हम उनकी टेस्टिंग करते हैं। टारगेट के लिए डिफरेंट मार्कर्स हैं। इम्यूनोथेरेपी के लिए एक मार्कर आता है PDL1, हम्म, उसको हम कहते हैं प्रोग्राम डेथ लाइगेंड 1, एक इंग्लिश मतलब वो है उसका पूरा। जी। ये वो है जो हम क्या करते हैं, इसमें अपने इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करते हैं जो कैंसर सेल्स को किल करेंगे। ओके। अभी तक हम टारगेट से और कीमो से कैंसर सेल्स को मार रहे थे। हम्म, इम्यूनोथेरेपी में अपनी इम्यूनिटी सेल्स को एक्टिवेट करके कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोक रहे हैं और मार रहे हैं। ओके। तो जो PDL1 की बात करता हूँ, तो PDL1 मार्कर कराया जाता है ट्यूमर में, जी। ओके। कैंसर में, हम्म, कि ये मार्कर प्रेजेंट है या नहीं है। हम्म, तो है तो इम्यूनोथेरेपी के रेस्पॉन्स बेटर आएगा, रिजल्ट। ओके। नहीं है तो नहीं आएगा। ओके। सो इम्यूनोथेरेपी इज बेसिकली नॉट फॉर क्योर। सो इम्यूनोथेरेपी अब जो लेटेस्ट आ रही है, जी। इट कैन इंक्रीज द क्योर रेट विद सर्जरी। ओके। एक सेकेंड, अब स्टेज 4 आया, क्योर नहीं कर सकते तो उस कैंसर को काफी लंबे टाइम तक स्प्रेस कर सकती है। कुछ स्पेशल केसेस में क्योर भी कर सकती है, बट नॉर्मली फॉर क्योर नहीं है। क्योर के चांसेस सर्जरी के साथ या रेडिएशन के साथ बढ़ा सकती है। रिसर्च में कुछ कैंसर्स में बढ़ रहे हैं। लंग यस, ब्लैडर कैंसर यस, ब्रेस्ट कैंसर यस, आजकल हेड नेक कैंसर में भी। ओके। तो रिसर्च इज गोइंग ऑन, बट मेनली अब इम्यूनोथेरेपी, तो रोबोट एंड इम्यूनोथेरेपी डिफरेंट है। Obviously. रोबोट सर्जरी का पार्ट है। सर्जरी जो क्योर रेट देगी वो रोबोट दे रहा है। जी। इम्यूनोथेरेपी कुछ कैंसर में यूज करोगे तो क्योर रेट बढ़ा देगी, बट मेनली इम्यूनोथेरेपी आप उस कैंसर के लिए यूज कर रहे हो आज तक जिसमें आप सर्जरी और रेडिएशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्टेज 4 में क्योर नहीं कर पा रहे हो। ओके। उस वक्त इम्यूनोथेरेपी इज कमिंग अप मोर। एक और डॉक्टर साहब, 2016 में एक जापानीज डॉक्टर है, डॉक्टर योशिनोरी, आई डोंट नो इफ यू हर्ड अबाउट हिम। वो एक नोबेल प्राइज विनर भी हैं। उन्होंने ही डिड हिज रिसर्च मोर ऑन ऑटोफैजी स्टेट। ऑटोफेजी, जी, जहाँ पे हम सेल्स खा लेते हैं। कुछ नहीं खाएंगे, वी गो ऑन अ फास्टिंग स्टेज, कुछ भी नहीं खाएंगे, और करीब करीब 48 घंटे के बाद ये स्टार्ट होती है कि बॉडी अपने ही सेल्स खुद से खाने लग जाएगी और फिर वो 72 आवर्स में पीक में रहेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि 48 आवर्स के ये गैप, ये फास्टिंग के बाद अगर कोई कीमो लेता है या कीमो बेसिकली अगर कीमो लेता है तो उसका रिएक्शन अथवा उसका एफिशिएंसी 30% से 35% और बेटर हो जाता है। डू यू प्रैक्टिस दिस विद इन योर? सो देखो, आई एम ए सर्जन, सो मैं ये चीजें प्रैक्टिस नहीं करता मैं सीरियसली। अब ऑटोफेजी, यस, ये बहुत डिफाइंड टर्म है, ऐसा नहीं है। ये सेल्स में आपस में सेल खाने शुरू हो जाते हैं जी। दैट इज अ डिफाइंड एंड साइंटिफिकली प्रूवन कि हाँ ऐसा होता है। अब रही कैंसर सेल्स की बात, जी। तो कैंसर सेल्स की अगर आप डेफिनेशन देखोगे, दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट डिपेंडेंट, दे आर अनकंट्रोल्ड। इंडिपेंडेंट, अनकंट्रोल्ड, हाँ, बट फॉरेन बॉडी टू अ बॉडी, मतलब फॉरेन सेल्स टू अ बॉडी। तो वही कह रहा हूँ कि इसमें क्या है कि भी हमारे सेल्स, नॉर्मल सेल्स उन सेल्स को खा रहे हैं जी। या वो हमारे सेल्स को खा रहे हैं। अगर अपने शरीर को भूखा रखोगे आप, जी। तो भूखा आप नॉर्मल सेल्स को ज्यादा रख रहे हो। हाँ, ओके। कैंसर सेल्स भूखे नहीं रहते, वो बाकी सेल्स से खाना शुरू कर देंगे। ओके। अब माने आपने नॉर्मल सेल्स को भूखा रखकर आपको लगता है कैंसर सेल्स को खा लेंगे, सीरियसली मुझे ऐसा कोई मतलब एविडेंस हमारे पास अभी नहीं है। बट अगर ये है कि आप कह रहे हो कि भाई हाँ 48 घंटे आप फास्टिंग करके आप ट्रीटमेंट करते हो, जी। जब आप 48 घंटे फास्टिंग रखते हो ना, तो आपके अंदर के सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये ऑल्टर होते हैं ऑब्वियसली। और कीमो इन पेशेंट को ज़्यादा हार्म करेगी मेरे हिसाब से। आई एम नॉट ए वेरी एक्सपर्ट इन कीमो, कि जिनके ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होता है ना, उनका शरीर बहुत जल्दी खराब होता है। ओके। अभी इंडिया में भी हमारे पास पेशेंट लोग ऐसे आते हैं जिनको ये कहते हैं हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी, व्हाट इज हाइड्रोथेरेपी? बस पानी पे रहना है। अच्छा, वाटर फास्टिंग। ओके। और वो भी ऑटोफेजी ही कहते हैं कि भी आप पानी पियोगे ना तो आपके कैंसर सेल्स भूखे होके मर जाएंगे। एंड एजुकेटेड लोग बहुत आते हैं ऐसे। एंड फिर हम क्या कहते हैं, ठीक है आप कर रहे हो हाइड्रोथेरेपी करो, बट नॉर्मली हम स्कैन 3 मंथ्स में करते हैं।
जी। आपका स्कैन में 1.5 महीने 2 महीने में करके देखूंगा कि इस हाइड्रोथेरेपी से आपके सेल्स कितने कम हुए। ओके। फिर इनको रिजल्ट दिखाया जाता है कि आपका वेट 15 किलो कम हो गया, पर आपका कैंसर का साइज तो बढ़ गया, टेस्ट में आता है। फिर जी। तब वो इस पर विश्वास करना छोड़ते हैं। पर जो बंदा हाइड्रोथेरेपी उनको देता वो उनको इतना साइकोलॉजिकली पॉजिटिव कर चुका था कि पक्का पक्का आपका तो कैंसर सेल मरेंगे ही मरेंगे, आप पानी पानी पियो बस। जी। आई हैव ट्रीटेड फ्यू पेशेंट, किया मैंने इलाज, जो इस पे विश्वास करके आए थे और नहीं हुआ तो फिर उन्होंने ट्रीटमेंट कराया। तो ये चीज़ें बहुत है, मतलब हम कैंसर में काफ़ी चीज़ें सोच लेते हैं, कैंसर के नाम से काफ़ी चीज़ें लोग बेच भी रहे हैं और काफ़ी लोग विश्वास भी कर लेते हैं कि भी ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट पे जाएं। बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे आज तक देखना है कि कोई पेशेंट ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट से ठीक हुआ है, मैंने नहीं देखा। एग्जाम्पल के लिए पॉसिबली स्टीव जॉब्स, वो भी ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे लेकिन पैंक्रियाटिक कैंसर की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। And सर, बहुत a lot है of other ऐसे। people, a lot of other people. Yes. तो डॉक्टर साहब, आई थिंक आपसे बहुत सीखने को मिला आज। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, जाते जाते पॉसिबली हमारे श्रोता के लिए, अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो वो बंदा कैंसर से मरने से पहले वो कैंसर की सोच, वो खौफ, वो डर से ही मर जाता है। ऐसे पेशेंट को आप कुछ सलाह? सो मेरा सीरियसली कहना यह है, अगर आपको किसी को भी कैंसर डिटेक्ट होता है तो एक तो छिपाने की कोशिश मत करो, ना फैमिली से ना फ्रेंड से, एंड ट्राई टू मेक देम देयर सपोर्ट कि भी हाँ वो आपकी हेल्प करें, आपको गाइडेंस दें। मेनली वो जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर है जो आपको सही डायरेक्शन दिखाएंगे, जो आपको एक सही डॉक्टर को सर्च करने में हेल्प करेंगे, सही ट्रीटमेंट को सर्च करने में हेल्प करेंगे। मैं मानता हूं कि कैंसर की सोच भी बहुत दिमाग पे असर डालती है, बट आपको दिमाग में एक चीज़ डालनी है कि भी हाँ मुझे अब हुआ और मेरे ठीक होने के चांसेस हैं। डॉक्टर को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता चांसेस कितने हैं, बट चांसेस हैं, तो आप पॉजिटिव होकर इलाज कराओगे। अगर आपको करेक्ट एडवाइस मिलती है, करेक्ट डॉक्टर मिलता है, करेक्ट ट्रीटमेंट मिलता है, तो आपके चांस ठीक होने के ज़्यादा है। तो उन पे फोकस रखो, बाकायदा इस पे फोकस रखना है कि यार मुझे तो कैंसर हो गया, मुझे क्यों हुआ, मैंने तो पूजा पाठ की थी, मैंने तो कभी कोई पाप नहीं किया। हम इस डायरेक्शन में जाते हैं, हमें आगे जाना है कि इसका ट्रीटमेंट बेस्ट क्या है, मुझे वो लेना है। तो एक सोच आपको बदलनी पड़ेगी। आसान है कहना, करना मुश्किल है, पर अगर सोचोगे तो कर पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस डॉक्टर साहब। आई एम श्योर जितने भी श्रोता सुन रहे हैं, अगर उनको या उनके करीबी कोई भी फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स को अगर ये हुआ था तो ये पक्का आपके ये मैसेज उनको शेयर करेंगे। एंड भगवान की दुआ से सब ठीक होगा उनके लिए भी। और आप अपना इतना बहुमूल्य समय लेके हमारे पास आए डॉक्टर साहब, वापस से आई वुड वांट टू रीट्रेट थैंक यू सो मच। थैंक यू विज्ञान, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए नेपाल में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। प्लीज, थैंक यू। डाक्टर साहब नेपाल, स्वास्थ्य पहुँच समयमा सबैमा।